आप अपने दोस्तों से बात करते हैं उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कि उसकी रैंकिंग कैसी है। कभी कभी आप अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं। सम ऑफ योर रिलेटिव्स दे पेस्टर यू टू टेक एडमिशन इन सम इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ बिकॉज दे कंसिडर, उनको ऐसा लगता है कि उन कॉलेजेस की ग्रेडिंग बहुत अच्छी है। तो हैज़ इट एवर occurred टू यू कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कौन से वो संस्थान हैं जो इन रैंकिंग्स को करते हैं, इन ग्रेडिंग्स को देते हैं। वेलकम टू द एजुकेशन पोस्ट, बिकॉज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धि, चेयरमैन ऑफ नेशनल असेसमेंट एग्रीडिटेशन काउंसिल, चेयरमैन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडिटेशन एंड ऑल्सो चेयरमैन ऑफ नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम विथ अस सर। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार सर। सो मेरा पहला सवाल तो सर आपसे ये होगा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने अक्सर ये देखा है कि अक्सर अगर कोई 10th में अगर अच्छे नंबर ले आता है, 12th में नहीं आ पाते हैं, ग्रेजुएशन में हम सभी जानते हैं कि कभी कभी टॉपर होता है तो कभी सेकंड टॉपर होता है, बट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव बीन अ होल्डर ऑफ फर्स्ट रैंक across your all academic career. So please tell us about your family and parents, because होता क्या है सर कि अक्सर पिताजी कभी कभी डंडे मारते हैं, मतलब मुझे पढ़े हैं इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, और कभी कभी रिलेटिव्स भी पूछते हैं। सो प्लीज़ टेल अस अबाउट योर फैमिली, योर पेरेंट्स एंड योर मदर एज वेल, बिकॉज जैसा कि एडिशन की मुझे एक कहावत याद आती है कि उनकी पहली शिक्षक जो थी वो उनकी माता जी थी। सो प्लीज़ टेल अस अबाउट। आपने बहुत सही कहा कि फैमिली बैकग्राउंड महत्वपूर्ण है। हाँ। और फैमिली जो लोअर मिडिल क्लास से भी नीचे जो है, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस। तो पिताजी तो रेलवे में ऑर्डिनरी जॉब में थे, लेकिन मेरे चाचा जो मेरे फादर के बड़े भाई हैं, उनका देहांत जल्दी हो गया। Okay. वो अर्ली 30s में ही, और उनके 4 बच्चे थे, और मेरे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और माय मदर, माय यंगर ब्रदर, ऐसे 10 लोगों की फैमिली को एक आदमी लो इनकम गवर्नमेंट रेलवे वर्कशॉप की सैलरी में चलाना ये आसान नहीं है। बिल्कुल। और मैं अनफॉर्चुनेटली, मेरे चाचा बड़े होने के बावजूद मैं सबसे बड़ा था घर में, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैंने तो 10वीं के बाद तो पढ़ाई छोड़ के एवरी वेइंग मशीन कंपनी होती है, वेइंग मशीन की कंपनी बहुत पॉपुलर है एवरी। ओके। वो रेलवे का और ट्रक में वे करने का वे ब्रिज जो होता है वहाँ होता है। उस कंपनी में मैंने इंटरव्यू देके जॉब में ऑलमोस्ट ज्वाइन ही कर दिया था, शिक्षा छोड़ के। लेकिन उनके मैनेजर ने मेरे मार्क्स वगैरह देख के किसी के सामने कैजुअली बोला होगा, तब मेरे एक डिस्टेंट रिलेटिव को ये समझ में आया कि मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता हूँ, जॉब करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने आके बताया कि आपको कॉलेज में जाना चाहिए, मैं फ़ी भरता हूँ आपकी। तो वहाँ से जर्नी जो जब इतने कष्ट घर में देखते हैं तो अपना भी कष्ट का योगदान कम से कम पढ़ाई लिखाई में तो करना ही चाहिए। तो इसके वजह से हमने पढ़ाई हमेशा अच्छी तरीके से की, और सारे मेरे 6 सिबलिंग्स हैं, हम सारे के सारे अच्छी जगह में पहुँच गए। लेकिन मुझे लगता था कि मैं एल्डर होकर मेरे पिताजी के ऊपर इतना बोझ जो भार है, उसको थोड़ा तो हाथ भार लगाना जो होता है ना, वो जो हाथ लगाना बोलते हैं, वो करने के लिए मैं जा रहा था, लेकिन करने नहीं दिया। लेकिन फाइनली पुत्र कर्तव्य। कर्तव्य कर ऐसा है। सर, आपके पिताजी का शुभ नाम? दत्तात्रेय। दत्ता। ओके। एंड माता जी का? सुशीला। सुशीला। और मैके का नाम रोहिणी। ओके। और वो भी टॉपर थी 7वीं तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजते नहीं थे, वो रो रहे थे उस टाइम में। तब उसी ने मेरा लड़का तो कम से कम पढ़ना चाहिए ऐसे मन में था उनके। हाँ, वो मतलब जो जैसा मैं सीख नहीं सकी, मैं 7th तक टॉपर होके मुझे पिताजी ने भेजा नहीं आगे 8वीं 9वीं 10वीं के लिए। तो 7वीं तक ही, पिताजी भी 10वीं तक ही थे। हाँ। तो उनको सबको लगता था कि पढ़ाना चाहिए, लेकिन घर की समस्या देख के मैं नहीं चाहता था, छोड़ दो जॉब में चले जाएंगे। हाँ। लेकिन जो अपने इसमें नसीब में लिखा है वो सब होते रहता है। और सर, उन रिलेटिव का मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा जिन्होंने कहा कि जो है कि आपको मेरे चाचा के, यानी वो एक तरफ से मेरे चाचा लगते हैं, मेरे दादी माँ के भाई के बेटे वो। अच्छा। उनका एक न्यूज़पेपर जैसे होता है ना, पेपर एंड स्टेशनरी, पेपर नहीं स्टेशनरी शॉप, जो कंपास, पेन, पेंसिल, ये सब कागज, ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा करते थे पहले। हाँ, ऐसे शॉप था। तो उनको पता चला, तो उन्होंने, और दूसरे एक मेरे चाचा थे, वो ग्लैक्सो के रिप्रेजेंटेटिव थे,
क्या बात है। तो उन दोनों को समझ में आया, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तुमको फ्री स्टेशनरी हमारे दुकान से मिलेगी और फी हमारे से मिलेगी। ऐसे वो ग्लैक्सो के रिप्रेजेंटेटिव थे, ग्लैक्सो कंपनी थी ना, मेडिकल कंपनी, उसके वो MR करके जाते हैं ना सब में। तो उनको कहीं से समाचार मिल गया कि ये जॉब करने के लिए चला गया है, तो उन्होंने मुझे रोक के फ़ी दे के भेजा। लेकिन बाद में ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं था कि टॉपर्स को नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप मिलती है, जिसके जरिए पूरी की पूरी फ़ी मिलती है, उल्टा पॉकेट एक्सपेंसेस भी मिलता था। तो ये सब पता नहीं था, इसलिए मैं गया था। लेकिन बाद में फर्स्ट राउंड की फ़ी के बाद मैं किसी से पैसा नहीं लिया, अपने आप काम चलते रहा। अपने दर्शकों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, सर का एक प्रॉपरली एक पेज है, आप उन पे अगर आप जाएंगे आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि सर ने कितनी मेरिट्स और कितनी स्कॉलरशिप जो है अपने, मतलब इनके नाम पे कितने अवार्ड्स हैं। सो प्लीज़ डू विजिट दैट। सो मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि सर यू हैव ऑल्सो डन अ PhD इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो भी उस टाइम पे सर अक्सर ऐसा होता था कि लोग इंजीनियरिंग करने के बाद, ऑफ कोर्स आज भी एक ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं, कि इंजीनियरिंग के बाद जॉब करना चाहते हैं। सो मैं सर उस रिसर्च के बारे में, उस टॉपिक के बारे में अपने दर्शकों को इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि आज के भी वक्त में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक रिसर्च की ज़रूरत है। तो अगर वो एक टॉपिक रहेगा तो शायद क्या पता जो कुछ रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको उनसे कुछ एक उदाहरण मिल जाए, कुछ एक युक्ति मिल जाए। तो प्लीज़ टेल अस अबाउट दैट रिसर्च एंड हाउ कि वो कैसा था। मेरा रिसर्च बहुत मास्टर्स के कोर्स में और PhD के कोर्स में, दोनों में भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से किया। तो वहाँ वो आप जिसको साइलेंसर के नाम से जानते हैं, जो ये अपना इंजन में जो लगता है, वेदर इट इज स्टेशनरी इंजन और वेदर इट इज ऑटोमोटिव इंजन, तो आप देखते हैं कि कार में हो या स्कूटर में हो एक साइलेंसर होता है। उसका एक्चुअली टेक्निकल नाम है मफलर। वो ये पहनने वाला मफलर नहीं है, उसका नाम होता है मफलर। और ये मफलर का डिज़ाइन और अच्छी बेहतरीन तरीके से कैसे नॉइज़ को कम किया जाए ताकि लोगों को नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। गाड़ियाँ तो बहुत चलती है रास्ते में, उसका सबका साउंड का इफेक्ट हमारे ऊपर होता है, वो ब्रेन को भी इफेक्ट करता है। कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, ज़्यादा नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रहेंगे तो इसको कंट्रोल करने का टेक्निक जो है वो करने के लिए हमारा रिसर्च रहा। और उसमें मैथमेटिकल जो इक्वेशंस वगैरह होते हैं, उसमें एक फाइनाइट एलिमेंट मेथड करके एक टूल है। वो नॉर्मली फाइनाइट एलिमेंट मेथड जो है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में काम में आता था। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग यानी बिल्डिंग डिज़ाइन में, डैम डिज़ाइन में, इसमें आता था। तो उसको अलग टाइप के एलिमेंट, ये एलिमेंट्स है, ये अकॉस्टिक एलिमेंट्स, अकॉस्टिक यानी साउंड के, उसको बना के कैसे उसको हम उपयोग कर सकते हैं मैथमेटिकली डिज़ाइन करने के लिए, वो काम मेरे गाइड ने शुरुआत की थी। लेकिन उनसे मैंने प्रेरणा लेकर वो और एक सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर, क्योंकि ये फाइनाइट एलिमेंट मेथड ये सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट था, बाद में तो वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब लोग इस्तेमाल करने लगे। तो हम एक अर्ली बर्ड बोलते हैं ना, अर्ली बर्ड इन यूजिंग, अर्ली इन्वेंटर, इन्वेंटर नहीं इतना, वो ऑलरेडी है। उसका उपयोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साइलेंसर डिजाइन में कैसे होता है वो हमने प्रयोग उसमें से किया था। ओके, अर्ली अडॉप्टर जो मतलब एक, अर्ली अडॉप्टर बोल सकते हैं, यू आर राइट, इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अदरवाइज सिविल इंजीनियरिंग में तो काफ़ी पॉपुलर ऑलरेडी था। तब तो सर मैं पर्सनली इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत पहले की बात है, मैं अपने पिताजी मेरे हैं, वो अक्सर ऐसा होता था कि अगर उनको कुछ भी नहीं लगता था तो वो कह रहे मैं बस 2 किलोमीटर चल के आ जाता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा सेहत का ऐसे ध्यान रखिए कि अगर आपके जो नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है साइलेंसर से और बाकी चीज़ों से, तो वो भी एक बॉडी को इफेक्ट करता है। सो तब तो मैं इस मामले में अच्छा किया कि मैंने ये सवाल पूछा, ताकि इस पे और काम हो सके। लॉट ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होती है। यस। और मैं खुद भी उससे कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर एक होता है तो थोड़ा सा परेशान। बिल्कुल सर। तो उस चीज़ से मैं सर, मेरा एक तीसरा सवाल ये है रिसर्च को लेकर कि फ़िलहाल हमारा देश, इंडिया इज़ करेंटली एट दैट क्रॉस रोड वेयर इस देश को बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत है उन पैशनेट रिसर्चर्स की जो एक इम्पैक्टफुल रिसर्च बनाएं, और हमारे एक जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, ताकि वो जॉब्स में तो जाना चाहता है लेकिन रिसर्च भी हमारी एक बहुत ज़रूरत है। तो आपको ये सिचुएशन कैसे दिखती है, जो बच्चे इंजीनियरिंग की ग्रेजुएशन कर चुके हैं या मास्टर्स कर चुके हैं, जॉब करना चाहते हैं पर शायद रिसर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन दैट कंट्री नीड्स इट? देखिए, रिसर्च हर आदमी के सोच में होनी चाहिए, फिर वो इंजीनियरिंग में हो, इवन आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या किसी भी डिसिप्लिन में हो।
क्योंकि हमको यदि मानवता को बढ़ोतरी करनी है यस, तो उसमें परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ, और उसमें पढ़ाई लिखाई जो हमने आज तक की है उसके आधार पर हम आगे अच्छा क्या कर सकते हैं, ये सोच हर आदमी को होनी चाहिए, इंजीनियर को ही सिर्फ नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पहले हम बीटेक वगैरह के भी टीचर्स हो सकते थे और जॉब में जाते थे, तो ज़्यादा जब यूनिवर्सिटीज़ में हायर एजुकेशन चला, एमटेक पीएचडी सब होने लगी, तो हमने एक बीच में नॉर्म बना दिया था कि आपको हायर पोजीशन में जाना है तो पीएचडी मैंडेटरी है। तो कई लोग रिसर्च यानी पीएचडी इसलिए कर रहे थे कि उनको प्रमोशन चाहिए। ओके, वो अंदर से आंतरिक जो भावना आनी चाहिए कि मुझे रिसर्च करना है, उस भावना से करने वाले लोग कम थे, ज्यादा प्रमोशन के लिए करने वाले ज्यादा हो गए थे। ऐसा रिसर्च से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या टिक मार्क रिसर्च होता है, कुछ छोटा सा किया, पीएचडी हो गया, हमने पा लिया अपना प्रमोशन और जब बाद में बैठ गए। तो इसलिए रिसर्च की प्रेरणा बचपन से छात्रों को देनी चाहिए। और उसका एक छोटा सा उदाहरण देने से समझ में आएगा कि आदमी को सोच करने के लिए प्रवृत्त कैसे किया जा सकता है। तो आदमी को हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया, थॉट्स आते रहते हैं दिमाग में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए मौका देना चाहिए। और हमेशा स्कूलों में, कॉलेजों में क्या होता है, कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर टेक्स्ट बुक में एक स्टैंडर्ड आंसर है, और जब तक आप वही नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते। दूसरा कुछ लिखेंगे, मैं बहुत बार जोक के तरीके से भी कहता हूँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये हम बाय हार्ट करवाते हैं स्कूलों में, नर्सरी में। और कुछ ए के जगह में उसने एप्रिकॉट लिख दिया तो ये कहाँ से आ गया करके उसको मार्क्स कम मिलते हैं। या कभी टीचर समझ में नहीं आया, ये एप्रिकॉट शब्द भी है तो 0 भी दे सकता है। तो अपनी अंदर की जो नया कुछ सीखने की तमन्ना होती है ना, वो मर जाती है। और ऐसे लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमारे सारे शिक्षण संस्थाओं में जब एग्जामिनेशन के पेपर सेट करते हैं तब सोच समझ के टीचर्स को करना चाहिए, ताकि उसको हमेशा सोचने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। और कोई प्रश्न पूछता है क्लास में, उसको ए चुप बैठ, तुमको नहीं पता है, ऐसे बोलने के बजाय उसको उसका समाधान पूर्वक उत्तर देना है। और यदि हमको भी उत्तर पता नहीं है तो मुझे पता नहीं है, अगले दिन मैं आके मैं भी पढ़ लूंगा कहीं से, दूसरों को पूछ के मैं आके तुमको बताऊंगा। ये बोलने की जब तक हमारे शिक्षकों में प्रवृत्ति नहीं है तो कभी कभी क्या करते हैं, ये इतना आसान सवाल इतना भी नहीं समझता है, तू पढ़ाई लग करो, ऐसे भी बोलेंगे। नहीं तो बोलेंगे कि गोल गोल घूम के कुछ उत्तर दे देंगे, तो उसका समाधान उसको नहीं होता है। फिर ऐसे स्टूडेंट फिर दोबारा क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देते हैं। तो जो प्रश्न पूछने की, उसके उत्तर की तमन्ना रखने की और उसमें से इंक्विजिटिवनेस निर्माण होने की, जब तक हम शिक्षा नहीं चलाते स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन, तब तक हमारे यहाँ रिसर्च की प्रवृत्ति नहीं आती। तो रिसर्च आने के लिए बचपन से ही ये तैयारी करनी चाहिए। तो सर अब स्टूडेंट्स को, मतलब जो इंजीनियरिंग खासकर कर चुके हैं, और वैसे भी अभी जो G20 का हमारा सक्सेसफुल, हमारा इतना बढ़िया रहा जो आयोजन रहा, तो उसमें जब मैं वो डिक्लेरेशन देख रहा था, उसमें स्टीम का इंसर्ट किया गया, आर्ट्स को भी लेकर के, थैंक्स टू आवर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर का। तो सर मेरा ये सवाल ये है कि फिर मतलब स्टूडेंट्स को रिसर्च आगे करनी चाहिए तो कैसे, ताकि वो इसके लिए वो कैसे अपनी प्रोत्साहन रख सकते हैं? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, हमारे टीचर्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद को रिसर्च करना चाहिए और रिसर्च करने के लिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। ये पहली बात हुई। और वैसे प्रश्न पत्रिका और प्रश्न पूछने चाहिए छात्रों को, और छात्रों को प्रश्न को उत्तर देना चाहिए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन रिसर्च। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रोफेसर का नाम प्लेगरिज्म में फंस जाता है। तो ये दुख की बात है कि हमारे देश से कुछ लोग दूसरे का कॉपी करके अपना काम बता के करना, ये बहुत ही, ये हम रास्ते में यानी शॉप में से, दुकान में से ब्रेड चोरी करता है तो उसको चोर करके हम उसको पिटाई करते हैं। लेकिन जब रिसर्च की चोरी करके कोई प्लेगरिज्म करता है तो इससे बुरी बात कौन सी है? वो तो पढ़ा लिखा आदमी है। ये आदमी तो लिखा हुआ पढ़ा नहीं है, उसको जॉब नहीं है। ऐसा आदमी यदि चोरी करता है तो उसको हम ताने मारते हैं, मार पीट भी करते हैं। तो इसकी ये जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए कि हम अच्छा रिसर्च करेंगे। तीसरी बात जो है, यदि हम हमारे 5 भगवान ने दिए हुए
सेंसरी ऑर्गन्स जो है इसको सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप रिसर्च बनेगा। जैसे आंख है, कान है, नाक है, टेस्ट है और टच है, ये 5 सबको है। कई लोग 6 सेंस की बात करते हैं, वो तो मेडिटेशन वगैरह करने से कुछ अचानक आ जाता है, वो बात अलग है। लेकिन ये 5 चीज़ों, अब रास्ते में जा रहे हैं, कोई आदमी आंख नहीं है तो चलने में दिक्कत हो रही है, तो ये जब देखेंगे तो उसका सोल्यूशन मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैंने जो पढ़ाई लिखाई की है उसके हिसाब से मैं क्या कर सकता हूँ। इसीलिए अनेक लोगों ने फिर वो जो अंध व्यक्ति है उनके लिए स्टिक बनाया है। और सेंसर के माध्यम से उसको रास्ता दिखता नहीं है लेकिन रास्ता कहाँ है पता चलता है। ऐसे छोटे छोटे आविष्कार भी जब आदमी करने लगता है, जब वो खुद अपने 5 इंद्रियों को इस्तेमाल करता है, तो इसलिए रिसर्च के लिए हमेशा 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अब सामने कैमरा है, अब कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया तो मेरा मुंह उल्टा होने वाला है, ये जब दिखाई देता है तो उसको हम ठीक करते हैं कि नहीं। वैसे हमारी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, अब सिंपल मैं उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो स्कूलों में, कॉलेजों में टॉयलेट नहीं होते थे कई जगह में, और इसलिए हमारी छात्राएं स्पेशली, लड़के तो कहाँ यहाँ वहाँ कर लेते, लेकिन छात्राओं के लिए समस्या होती थी। और बहुत ड्रॉप आउट गर्ल्स का होता था और उनका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में काफी कमी आती थी। और जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार जब 2014 में होने के बाद रेड फोर्ट से बताया कि हम सब कॉलेज स्कूलों में टॉयलेट बनाएंगे, कई लोगों ने हंसी मजाक उड़ाया था उस समय में। अब देखिए उसका प्रभाव हो गया, आज सब कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूलों में आज टॉयलेट है, और उसका नतीजा ये है आज 50.2% गर्ल्स है, 40.9 बॉयज़ है। इसका मतलब ट्रेंड रिवर्स हो गया, क्योंकि आज उनको कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे समस्या नहीं है, आज ये पता चल गया। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि स्कूलों में, कॉलेजों में टॉयलेट नहीं, बहुत सिंपल की समस्या है और आसानी से ये 75 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था। इसलिए हमको रिसर्च डजंट मीन लेबोरेटरी में बैठ के बड़ा रिसर्च ही करना, हमारी आंख, कान, इसको ठीक तरह से ऑब्जर्वेशन करेंगे, बहुत सारा इनोवेशन रिसर्च हो सकता है। सर, ऑन दैट नोट, जब मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था तो उसमें आपने जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के जो बहुत विलेजेस के जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, you talked about great observation power of that youth and that those all kids। तो मेरा सवाल सर ये है कि जो सिटीज़ में नहीं रह रहे हैं, तो हाउ वुड इट हैपन, स्कूल्स की आपने भी बात की सर, कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को जब तक हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, सो वो यूथ जिनकी इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन है, क्या ये पॉसिबल है कि हम जब तक अगर उनको नहीं करेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स को? नहीं, प्राइमरी से क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि इवन 3 साल में, आज नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि 3 साल से स्कूलों में आना चाहिए, और प्रेजेंट 10+2 जो है 10 और 2 का, उसके जगह में 5, 3, 3, 4, 5, 3, 4 साल के 4 मॉड्यूल के हिसाब से एजुकेशन देना चाहिए। तो उसका स्टार्टिंग तो 3 इयर्स में है, तो उस समय पे भी जब बच्चे एकदम छोटे हैं तो वहाँ से ही ये प्रेरणा मिल सकती है। यहाँ आप लिखना, सीखना और पढ़ना, जो स्क्रिप्ट है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी, कन्नड़, गुजराती, पंजाबी, ये हो, ये सब लिखना के ऊपर जोर न देते हुए यदि आप उनको खिलौने देंगे, टॉयज, या उनको कुछ गेम्स खेलने के लिए देंगे, या उनको बहुत सारी कथाएं कहेंगे, हमारे राष्ट्र के लिए जिन्होंने स्वातंत्र के लिए लड़ा दिया उनकी, या और भी कई साइंटिस्ट भारत के जो हुए थे, और एंशिएंट साइंटिस्ट जैसे आर्यभट्ट है, ये सब जो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में दुनिया भर के पहले यहाँ से निकला। अब वहाँ प्रगति उन्होंने ज़्यादा की होगी वेस्टर्न वर्ल्ड ने, लेकिन इस सब की शुरुआत भारत से हुई। ये जब तक स्टोरी आप बच्चों को नहीं बताएंगे, उनको ये पता नहीं चलेगा, तो स्वाभिमान कहाँ से आएगा। तो इसलिए वहाँ से लेकर उनको अलग अलग खेलते खेलते साइंस को सीखने की जब हम फैसिलिटेशन करते हैं, तब मेरे ख्याल से ये छोटा साइंटिस्ट बन जाएगा बच्चा, और ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो जो गांव से आया है, आप जो जिक्र कर रहे थे, या ट्राइबल एरिया से आया है, ये लोग ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट इसलिए बन सकते हैं क्योंकि हम सिटी में रहने वाले एक 2 BHK 1 BHK घर में, ऑफिस में, या हमारे
कॉलेज में जाते हैं तो सारी दीवारों के बीच में फंसे रहते हैं। तो हमको बाहर यहीं यहीं कहीं देखेंगे तो एक आध टीवी स्क्रीन दिखेगा, एक आध कैलेंडर दिखेगा, एक आध पौधा लगाया तो दिखेगा, लेकिन अदरवाइज 4 दीवारें दिखेगी और 2-3 ट्यूबलाइट दिखेगी। लेकिन एक बच्चा जो गांव का है वो स्कूल में आते समय उनको पास में शाला स्कूल नहीं होती है, कई बार 1, 2, 4, 10 किलोमीटर भी चल के जाते हैं बच्चे। तो जब जाते हैं तो वहाँ नेचर को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, पौधों को देखते हैं, पक्षी को देखते हैं, प्राणी को देखते हैं और उनसे इंस्पायर लेके वहाँ से बहुत कुछ चीज़ सीखने की। पर सर एक दिक्कत एक ये है कि जो प्राइमरीज और सेकेंडरी स्कूल्स हैं, जैसे जो मतलब सिचुएशंस हैं, जैसे मिनिस्ट्री का ही एक डेटा है कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ एक टीचर काम कर रहा है। ठीक है ना, अभी मजबूरी जो थी उससे भी बाहर निकल के हर क्लास के लिए जितना आपको टीचर्स की जरूरत है उतने टीचर्स तो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर नहीं होने चाहिए। वो सरकारी यंत्रणा में बहुत सारी जगहों में अपॉइंटमेंट लेट होते हैं, इसके वजह से शॉर्टेजेस जरूर है। लेकिन जब जब हम करेंगे तो अच्छे क्वालिटी को टीचर्स को सिलेक्ट करना, उनको लेके आकर उनको भी प्रेरणा देना। पहले तो टीचर को प्रेरणा आनी चाहिए। और जहाँ कमियां हैं, आज अपॉइंटमेंट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, थोड़े लेट हो रहा है, तो भी जो ऑलरेडी मौजूद है वो कैसे अच्छी तरीके से उनको प्रेरणादायी बनते हुए शिक्षा दे सकते हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, होना तो चाहिए। आप यदि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 कक्षा चल रही तो 4 टीचर तो मिनिमम चाहिए। तो आप यदि 2 ही टीचर है तो दोनों को डबल भार उठाना पड़ रहा है। तो और इस वजह से बहुत सारा फटीग उनमें क्रिएट हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद यदि वो खुद को प्रेरणादायी बनाते हैं तो फिर भी काम कर सकेंगे, ये बता रहा हूँ मैं। ओके सर, कमियां नहीं रहनी चाहिए ऐसा मतलब नहीं निकालना। लेकिन जब तक वो फील नहीं हो रहा है उसके बारे में भी हम कोशिश जरूर, शिक्षा मंत्रालय राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार तो बार बार बोल रही है सारे अपॉइंटमेंट कंप्लीट करो। बहुत सारे ये जो शिक्षकों की अपॉइंटमेंट होती है और इवन स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ये सब अपॉइंटमेंट स्टेट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट से होती है। नॉर्मली सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIT, NIT, यहाँ शॉर्टेज ऑफ फैकल्टी नहीं है। यानी थोड़ी तो गैप रहती है क्योंकि अच्छा क्वालिटी टीचर नहीं मिला इसलिए अपॉइंट नहीं किया, ऐसे हो सकता है। लेकिन वैकेंसीज यहाँ फिल होने की संभावना ज़्यादा है राज्य सरकार से। ओके, तो सर मेरा एक सवाल ये है, हालांकि मतलब एक डेटा भी लास्ट ईयर ही सर ने पार्लियामेंट में ये डेटा दिया गया था कि काफ़ी अपॉइंटमेंट्स जो है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में अभी काफ़ी बाकी रह गए हैं। वही मैंने कहा ना कि ये बार बार सर्कुलर मिनिस्ट्री से दिया जाता है कि आपके यहाँ के जो भी वैकेंसी है उसको तुरंत फिल कीजिए। अच्छा। और उसके ड्राइव के वजह से कम जहाँ हार्डली 20-25% फैकल्टी होती थी, आज कम से कम सभी जगह में 50% से करीब ऊपर हो गई है। लेकिन अभी भी रास्ता लंबा है सब जगह में पूरी फिल करने में करना तो चाहिए। सर एक चीज़ मतलब ऐसे में सर ये है कि एक चीज़ मुझे अक्सर ये दिखती है दैट इट हैपन्स मेनी टाइम्स दैट मेनी प्राइवेट कॉलेजेस हैव फर्स्ट अरेंज देयर कैपिटल व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, कि अगर उनको एक इक्विपमेंट करना है, एक लेबोरेटरी करनी है, तो हाउ डू NAC एंड NBA encourage टेक्निकल रिसर्च इन एंड अमंग द प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस कि वो रिसर्च अच्छी करें, क्योंकि उन्हें पहले अपनी कैपिटल के बारे में पहले सोचना पड़ जाता है। सर नहीं, दोनों तीनों चीज़ें हैं। एक तो कैपिटल की जरूर होती है। कई जगह में जहां हाई एंड इक्विपमेंट के बिना रिसर्च नहीं हो सकता है, कुछ विषयों में वहां इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारा रिसर्च ऐसे भी है जहां इन्वेस्टमेंट कम लगता है, तो वहाँ किसने मना किया है? आप कई जगह में थ्योरेटिकल जो रिसर्च होता है उसमें कंप्यूटर और कुछ सॉफ्टवेयर यदि है, और बहुत सारा सॉफ्टवेयर आजकल फ्रीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स, तो उसको इस्तेमाल करके भी काफ़ी रिसर्च लोग कर सकते हैं। यहाँ खर्चा बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। लेकिन कुछ केमिस्ट्री का है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, जहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के इक्विपमेंट का कॉस्ट काफ़ी करोड़ में जाता है। और इनको वो इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सरकारी यंत्रणा से भी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BRNS, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री, ये सब के UGC, ये सब AICT, हम रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोजेक्ट सब देते हैं, सैंक्शन करते हैं, और उससे हर 1 साल में 2 साल में अलग अलग लोग अप्लाई करेंगे तो एक इक्विपमेंट आते जाएगा। और वो कॉलेज जो फी चार्ज करती है
और टीचर्स की सैलरी और मेंटेनेंस के अलावा जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है उसको इवन इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हर साल हम 10% अमाउंट रिसर्च एक्टिविटी के लिए, रिसर्च इक्विपमेंट खरीदने के लिए हम खर्च करेंगे। ऐसा क्यों नहीं करते? वो करने से इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। और दूसरा, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट के फंड को लिए, रिसर्च के लिए। सैलरी के लिए नहीं मिलता है, लेकिन रिसर्च के लिए तो फंड गवर्नमेंट क्या, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी मिल सकता है। तो अच्छे फैकल्टी अच्छा प्रपोजल लेके आएंगे तो वहाँ भी मिलता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, बाहर से जो पैसा आ सकता है वो है CSR एक्टिविटी। यदि आपके शहर में, गांव के पास कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री है तो उनको क्या समस्या है वो देख के हम उसको सुलझाएंगे। हमारे स्टूडेंट एक बड़ी इंटेलेक्चुअल पावर है, वो पावर हाउस जैसा है। और यदि फैकल्टी भी अच्छा क्वालिटी का है तो वो स्टूडेंट और फैकल्टी मिलके उस इंडस्ट्री का यदि प्रॉब्लम जो है, समस्या जो है, उसको समाधान करेंगे तो नेचुरली इंडस्ट्री पैसा देगी। और उससे एक बार उनको, इंडस्ट्री को पता चला कि हमारा सोल्यूशन यहाँ से आ रहा है तो और ज़्यादा समस्या, प्रॉब्लम देंगे और ज़्यादा पैसा देंगे। तो पहले हमको प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना कि हमारे इसमें काबिलियत है। तो सर क्या मिनिस्ट्री और मतलब जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब कोई ऐसा एक विंडो या फिर उनके लिए कोई एक ऐसा मार्ग है जो ताकि इंडस्ट्री और उनके CSR की डिविजन्स को एक साथ ले आने में मदद करे? नहीं, इसमें CSR ही सिर्फ नहीं है, बिना CSR का भी ये पैसा मिल सकता है। आपने यदि अच्छा काम करके दिखाया तो कोई भी इंडस्ट्री को प्रॉफिट चाहिए। और यदि कोई आइटम में सुझाव दिया और उसके बाद उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी, तो उसका एक छोटा अमाउंट कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को देने में उनको कोई इतराज नहीं होगा, क्योंकि अगले बार और कुछ करेंगे तो और ज़्यादा होगा प्रॉफिट। तो इंडस्ट्री देख रही है कि ऐसी समस्या का समाधान या अच्छा और करने वाली शक्ति जिस इंस्टीट्यूट में है, जिस फैकल्टी के पास है, वहाँ जाते हैं। तो वो हमको शुरुआत में थोड़े कष्ट जरूर होंगे, लेकिन आपको कभी हमारे फैकल्टी बार इंडस्ट्री में जाके वहाँ देखभाल करके क्या कहाँ प्रॉब्लम है कभी देखा है? देखते नहीं है। यदि जाओगे, देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं तो आइडिया क्लिक हो जाएगी। तो उसको आप समस्या को समाधान करके यदि दिखाएंगे उस कॉलेज के माध्यम से, तो वो इंडस्ट्री बोलेगी अरे यार मुझे तो इसमें से और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो और एक मेरे पास प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम इन्होंने नहीं देखी लेकिन जो वो फेस कर रहे हैं वो ला के देंगे। ऐसा एक इंडस्ट्री के साथ कंटिन्यूस इंटरेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट के लिए सिर्फ हम इंडस्ट्री को बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमारे करिकुलम में बदलाव करने के लिए भी हम उनको इनवाइट करेंगे ताकि हमारे स्टूडेंट की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, उनमें स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप होने में मदद होगी। ये जब करना शुरू करते हैं फंड मिलता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारे इंस्टीट्यूट के जो अलुमना है, माजी विद्यार्थी, जो छात्र, वो बाहर जाके बड़े बड़े स्थान पर पहुंचे हैं। उनके अपने कॉलेज के बारे में अंदर से कोई ना कोई प्यार मोहब्बत तो होती है ना। यदि उसको अपील करेंगे तो अपने तरफ से खुद का भी कभी पैसा दे सकता है, लेकिन अपने इंडस्ट्री का तो पैसा ला सकता है। वहाँ कोई स्कॉलरशिप दे सकता है, कोई इक्विपमेंट दे सकता है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट दे सकता है। तो देखिए ये 360 डिग्री है। हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्रों को और उनके कॉलेज के मैनेजमेंट को और फैकल्टी को, आसपास के इंडस्ट्री, इवन आई एम सेइंग सोशल वर्क, पॉलिटिशियन, CSR, every stakeholder, you keep in touch। जब आप उनके साथ दोस्ती नहीं करोगे तो अपने आप थोड़ी कोई देने वाला है। तो ये काम यदि आप करना शुरू करेंगे तो रिसर्च के लिए कोई फंड की कमी नहीं है। सर एक ऑन दैट नोट, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस, जब मैं ये देख रहा था, बहुत सारे कॉलेज, मेनी स्मॉल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस ने एक कंसर्न रेज किया है कि NAAC की जो फीस है इवैल्यूएशन के लिए, विच करेंटली स्टैंड्स एट 5 लाख, एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, बट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड बहुत सारी है। Okay. वो फिक्स नहीं है। ओके, सो कितने एक्सपर्ट जाते हैं, उनका TA वगैरह, उसका खर्चा भी आता है, वहाँ रहने का खर्चा आता है, ये सब उसमें आता है। ओके, तो छोटे इंस्टीट्यूट को फी कम होती है, बड़े इंस्टीट्यूट को ज़्यादा होती है, ज़्यादा डिपार्टमेंट जहाँ है वहाँ। Okay, so they have raised concern about this because many times they say that it's a very high fees. So what do you have to say and what NAAC has to say on that? ये पूरा ऑटोनोमस बॉडी है। इट इज नॉन
प्रॉफिट, तो इसमें से प्रॉफिट करने का सवाल नहीं है, इसमें जो खर्चा आता है वो कहाँ से आएगा। तो इट वाज फॉर ओवरऑल रिफॉर्म्स। तो हमने एक बड़ा रिफॉर्म तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वो 2020 के साल में जुलाई 29 को आ गई थी। तो उसमें भी लिखा है कि ये एक्रेडिटेशन में परिवर्तन होना चाहिए, एजुकेशन शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होना चाहिए, इनोवेशन को, रिसर्च को सपोर्ट हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी है। तो उसका एक अंग ये था कि एक कमेटी बना के उसका डिटेल में स्टडी करके एक रिकमेंडेशन देना है, जो इस साल जनवरी में रिलीज, मतलब उसकी प्रेस रिलीज जनवरी 16 को जो रिलीज हुई। हाँ। तो उसके पहले 2 साल पहले एक कमेटी उसके भी पहले जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसके बाद यूजीसी ने ऑलरेडी 3 कमेटियां बनाई थी। एक डॉक्टर एम.के. श्रीधर कमेटी, भूषण पटवर्धन की ही एक कमेटी भी थी, और एक डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद जो पहले एनबीए चेयरमैन और आईआईटी के डायरेक्टर थे, उनकी कमेटी। ये सारे कमेटी की अलग अलग रिपोर्ट अलग अलग पहलुओं से दे दी गई थी। लेकिन मिनिस्ट्री की कमेटी, ये राधाकृष्णन कमेटी बनाई गई क्योंकि उसको होलिस्टिकली देख के ना केवल अपना एक्रेडिटेशन, लेकिन इवन अपना अप्रूवल प्रोसेस, और जो हम कहते हैं कि रैंकिंग, जो शुरुआत में आपने कहा, इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NIRF, जो इंडिया रैंकिंग्स के नाम से होता है, इसमें क्या बदल होना चाहिए, उसके लिए वो कमेटी को बनाया गया था। उसमें एक अंश जो था वो एक्रेडिटेशन का भी था। तो इसमें पाया गया कि ये भागदौड़ जैसे छात्रों में होती है, मुझे फर्स्ट क्लास मिलना चाहिए, सबको लगता है ना, सेकंड क्लास थर्ड क्लास किसी को नहीं चाहिए, सब लोग फर्स्ट क्लास चाहिए। फर्स्ट क्लास भी मिल रहा है तो भी आपको लगता है कि डिस्टिंक्शन होना चाहिए, सबको लगता है मुझे फर्स्ट रैंक ही आना चाहिए, लेकिन सब तो आ नहीं सकते, लेकिन इच्छा तो सबको है। इसलिए कई बार जब आप ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम रखते हैं, जो 8 ग्रेड सिस्टम अभी है, C से लेकर C के बाद C+, B, B+, A+, A++ तक, ये कोई भी इंस्टीट्यूट को A+, A++ चाहिए, लेकिन हमारी जो कर्तव्यकारिता या हमारी कैपेबिलिटी तो सिर्फ C या B तक ही है। लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं लोगों के मन में ऐसी भागदौड़ होती है, कुछ गड़बड़ होने की संभावना जो थी, जिसके वजह से अलग कंप्लेंट आ रही थी, न्यूज़पेपर रिपोर्ट आ रहे थे, उसी के वजह से राधाकृष्णन कमेटी ने कहा कि ये ग्रेडिंग सिस्टम पहले बंद कर देना है, और बाइनरी एक्रेडिटेशन प्रोसेस, उसमें बाइनरी में आपके इंस्टीट्यूट को आइदर एक्रेडिटेड या नॉन एक्रेडिटेड सिर्फ मिलेगा, तब ये कोई ऐसा गड़बड़ काम करने के लिए जाएगा ही नहीं, क्योंकि आसानी से एक्रेडिटेशन तो जिसकी उतनी औकात है, कैपेबिलिटी है, उसको मिल ही जा रहा है। सर, इससे जुड़ा मेरे, मतलब इसी से जुड़े मेरे 2 सवाल हैं, मतलब वो मैंने, मतलब अब मैं उनको पूछ ही लेता हूँ कि सर, जब ये बाइनरी एक्रेडिटेशन आया है, अप टू सम एक्सटेंट बहुत सारे कॉलेजेस जो थे वो स्टूडेंट्स को उनके कई बार होम पेज पे दिखता था, बैनर पे दिखता था कि B++ है, A++ है, और स्टूडेंट्स भी उन्हीं चीज़ों को ढूंढा करते थे। तो हाउ इजंट द बाइनरी सिस्टम समहाउ रिड्यूसिंग दैट इंफॉर्मेशन फॉर मास ऑफ द स्टूडेंट्स, जो इंस्टीट्यूशंस को दे आर ईदर ब्राउजिंग कि यार आई मस्ट गो इन द B++ इंस्टीट्यूशन और द A++ इंस्टीट्यूशन, सो वो सिर्फ पूरा स्क्रैप हो जाएगा। एंड सेकेंड, अगर ये इंसर्ट हुआ है तो अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में, इंस्टीट्यूशंस के, फैमिलीज़ के दिमाग में वो ग्रेडिंग ही है। तो हाउ NAAC इज़ प्रमोटिंग ताकि as soon as possible it proliferates among and it gets promoted among all the students and family members, मतलब सारी मास के ऊपर। ऐसे भी लोगों के मन में है कि ये इंस्टीट्यूट को तो A++, A+ करके उन्होंने एडवर्टाइजमेंट भी दिया था, मिला भी था, लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारा भ्रम निराश हो गया, ऐसे भी है। तो इसलिए ये जो बाइनरी एक्रेडिटेशन है, इससे ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप जो कह रहे हैं कि कौन सा अच्छा है पता करने के लिए, उसमें 2-3 अलग अलग बाकी चीज़ें भी हैं, और छात्रों को और उनके पेरेंट्स को वहाँ भी देख सकते हैं। एक तो मैंने अभी भी जिक्र जो किया, इंडिया रैंकिंग सिस्टम, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो यदि आपको रैंक अच्छा है तो अपने आप दिखाई देगा। अब वहाँ एक्रेडिटेशन A+ ही क्यों देखने जा रहे हैं आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को पूरे
देश में जो 40,000 कॉलेज है इसमें 110th पोजीशन है, 200 पोजीशन है, या बैंड में है, 100 to 200 में है, 200 to 300 में है, तो उनको क्वालिटी का असेसमेंट वहां से भी आता है। पहला बात। दूसरा, एक्रेडिटेशन बाइनरी इज ए बेसिक एक्रेडिटेशन, क्योंकि आज सारे कॉलेज एक्रेडिटेशन नहीं कर रहे, 25 से 30% ही कर रहे नहीं है, तो बाकी को भी वहां आने के लिए ये बाइनरी एक्रेडिटेशन। इसका मतलब हमारे देश में क्या 25% ही स्टूडेंट को अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए और बाकी 70 में खराबी रहे तो चलेगा, ये ठीक है क्या? तो इसलिए जब तक वो 70% भी नहीं आते हैं, और 70% जब आते हैं तो शायद हो सकता है उसमें से एक 10-20 को बाइनरी एक्रेडिटेशन मिल भी जाएगा, बाकी 50% को शुरुआत में नहीं भी मिलेगा, लेकिन कम से कम उन इंस्टीट्यूशन को, कॉलेज को पता चल जाएगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं, हमको कहाँ सुधार करना चाहिए, तो वो सुधार करके और 1 साल के बाद आएंगे, और 1 साल के बाद आएंगे, हो सकता है 7-8 साल लगेंगे, लेकिन हर कॉलेज फिर देश में एक बाइनरी एक्रेडिटेशन के तहत 100% इंस्टीट्यूशन मिनिमम क्वालिटी बेंचमार्क क्रॉस करेंगे। तब आपको चिंता ही नहीं है, कहीं भी जाओगे तो मिनिमम क्वालिटी तो मुझे मिल रही है, तब तो लोग ज़्यादा फी कहाँ है, कम फी कहाँ है देखने लगेंगे शायद। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, इसमें ऐसा नहीं कहा है कि ये सिर्फ बाइनरी में छोड़ देना है, यहाँ लेवल 1, 2, 3, 4, 5 मैच्योरिटी लेवल की भी बात है। तो जब तक इंस्टीट्यूशन हायर लेवल में पहुंचता नहीं है वो अप्लाई ही नहीं कर सकेगा हायर लेवल के लिए। तो जो जो इंस्टीट्यूशन ऐसा अच्छा काम कर रहे हैं और एक बेंचमार्क के ऊपर वाला अचीव कर रहे हैं, तब वो अप्लाई करेंगे, तो ये इंस्टीट्यूट लेवल 1 का है, ये लेवल 2 का है, तो आ जाएगा। तो छात्रों को और पेरेंट्स को इधर लेवल से लोगों को कौन सा अच्छा है पता चलेगा, रैंकिंग से पता चलेगा, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के दिन सोशल मीडिया का जमाना है। आप भले हम कौन रैंकिंग करे न करे, जो भी है, उस कॉलेज का बारे में वेबसाइट में लोग हजारों पॉजिटिव कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स, सिवियर नेगेटिव कमेंट्स डालते रहते हैं, और हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यदि थोड़ा सा भी ध्यान से वो सब देखेंगे तो उनको जो स्टेक होल्डर का इम्प्रेशन है वो अपने आप आ जाएगा। बट सर, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अगर बहुत सारे, अगर कोई स्टूडेंट, अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, बिकॉज जैसे कॉलेजेस की आपस में कॉम्पिटिशन्स है, अगर ऐसा कुछ ऐसा होता है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, वो गूगल पे रेटिंग अगर वो करना शुरू कर देते हैं, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि देखिए जब सोशल मीडिया में आता है, सोशल मीडिया पे ही तो कुछ लोग करने की जब कोशिश भी करेंगे ना, तो इट विल बी डिटेक्टेड वेरी इजीली। देयर इज लॉट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल एंड सच पीपल हु आर डेलिबरेटली क्रिएटिंग प्रॉब्लम। इट इज नाउ बी सीन इन टर्म्स ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स मार्केट में जो आते हैं उसके बारे में, इन टर्म्स ऑफ इवन पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिशियंस, सोशल एक्टिविटीज एंड एनजीओज एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ये सब में थोड़ा डाइवर्शन इधर उधर प्लस माइनस रेटिंग में फर्क हो सकता है। अब मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ, होटल जो लॉजिंग के लिए जाते हैं, अब मुझे बताइए कौन सा रेटिंग 4.5, 4.6 के ऊपर है वहाँ खराबी दिखती है आपको, और जहाँ 2.1, 2.2 है जाएंगे तो वहाँ क्लीनलीनेस नहीं है, टॉयलेट ठीक नहीं है, ये दिखता है कि नहीं दिखता है? ये किसने दिया? ये तो जो यूज कर रहे हैं उन्होंने दिया। तो वैसे ही वहाँ भी तो हो सकता है कंपटीशन, वहाँ नहीं है क्या? सिर्फ कॉलेज में ही कंपटीशन है क्या? या होटल, मेरा होटल को ज़्यादा रेटिंग देने के लिए मैं 1000 लोगों से भरवा दूंगा और दूसरे का अच्छा होटल होते हुए भी उसको कम रेटिंग दिखाने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो नहीं सर, इसीलिए तो लोग नैक की वो क्रेडिबिलिटी पे, उनकी सारी चीज़ों पे, मतलब उन्हीं, इसीलिए तो उनके लिए, इसलिए हमने भी, हमारे इसमें भी तो स्टेक होल्डर का सर्वे होता है। स्टेक होल्डर का सर्वे जरूर होता है। हम तो इसमें और भी आगे जा रहे हैं, आपको पता नहीं, हम अभी नहीं बताएंगे, जब हो जाएगा तब चोर पकड़े जाएंगे। ओके, यानी कि जो इस तरीके की जो मैल प्रैक्टिसेस हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इतने पावरफुल है आज के दिन कि कौन झूठा अपना एग्जैजरेट करके इधर अप या डाउन कर रहा है, इसको वैल्यूएशन करके उसकी क्रेडिबिलिटी स्कोर अप और नीचे करने वाले प्रोग्रामिंग बना रहे हैं। एजुकेशन पोस्ट के दर्शकों को और रीडर्स को ये बताने के लिए थैंक्स अ लॉट सर, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी एक कंसर्न हो जाता है, क्योंकि आज के सोशल मीडिया के टाइम पे कौन किसी को, एक सीरीज़ भी आई थी कि उसमें लोग एक दूसरे को रेट कर रहे हैं, पता चलता है उनकी आपस के दोस्त जो उनको करते। सर मेरा अगला सवाल सर ये है कि
पॉलिसी जो अनाउंस हुई थी वो 2022 में आई थी, मिड 2022, जुलाई 2022 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। कौन से? ये एक्रेडिटेशन को करने के लिए। नहीं, वो तो एक्रेडिटेशन पहले से ही है। नहीं, बाइनरी के लिए। नहीं, बाइनरी तो अभी आई ना, इसी साल जनवरी में आई, 24। ओके, जनवरी 16। हाँ, जनवरी 16, डेट के साथ बता रहा हूँ। हाँ, यस। जनवरी 16 2024 को आई। हाँ, और विदिन 16 के बाद 11 दिन में 27 को नैक ने इसको एक्सेप्ट करके हमारी फॉर्म कमेटी आप बनाई है, वो कार्य चल रहा है। अगले 2 महीने में हमारे सारे अलग अलग पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए सेम फॉर्म ठीक नहीं है। एक गांव वाले कॉलेज है, एक छोटा है, थैंक यू सर इसको बताने के लिए। एक इंजीनियरिंग का है, एक मैनेजमेंट का है, सबके लिए सेम पैरामीटर, कुछ पैरामीटर तो कॉमन होंगे, हाँ, लेकिन कुछ पैरामीटर स्पेशली अलग अलग करके वो अलग अलग 9 अपने आज के दिन 9 किए हैं। हाँ, हो सकता है 12 होंगे बाद में। हाँ, इससे रिलेटेड एक क्रिटिकल मुद्दा ये है सर कि बहुत ज़्यादातर कॉलेजेस जो हम देखते हैं वो टियर 1 सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के इर्द गिर्द घूमते रहना चाहते हैं। वो एक्सपोजर एक बहुत बड़ा उनके लिए फैक्टर हो जाता है। लेकिन हाउ डज NAC इंश्योर एंड NBA इंश्योर दैट द कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन दैट दे आर प्रोग्रेसिंग इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़, जो एक्सपोजर उनके पास कम है। प्रतापगढ़ का कोई कॉलेज है, नेल्लोर का कोई कॉलेज है, कर्नाटका में हुबली है, धारवाड़ है, वहाँ पे अगर जो ऐसे कॉलेजेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, हाउ NAC इंश्योर्स की उनकी। मैंने जैसे कहा, एक तो फुल्ली ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज है, उनको पैरामीटर्स अलग होगी। ओके, देन कॉलेज जो अफिलिएटेड है, नेचुरली उनके हाथ में कंट्रोल थोड़ा कम होता है। परीक्षा भी वो यूनिवर्सिटी जो चलाती है उसमें वो करना पड़ता है, उनका सिलेबस फॉलो करना पड़ता है। हाँ, तो नेचुरली इनके पैरामीटर्स थोड़े अलग होंगे। ओके, ऐसे जब हम सेग्रीगेशन करेंगे, हाँ, तो टियर 1 सिटीज के लिए और बड़े बड़े सिटी, बड़े यूनिवर्सिटी का पैरामीटर्स अलग है, तो उसमें वो अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छा दिखेगा। जो छोटे गांव में भी जो अच्छा कॉलेज है, हाँ, वो भी बाहर आएगा। हाँ, और दूसरा जो सवाल थोड़ा सा वेक्स्ड था और मिक्स्ड था, वो है वहाँ अच्छा करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, हम उनको मोटिवेट कर नहीं सर, ये कि हम उनको रास्ता दिखाएंगे। और जैसे मैं जब AICT में था, हाँ, तो हमने एक बार कहा कि सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जब तक इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी नहीं। हाँ, क्योंकि आप मेडिकल कॉलेज में देखिए 4.5 साल का प्रोग्राम के बाद जब तक 1 साल वो हाउसमैनशिप बोलते हैं, इंटर्नशिप, वो डॉक्टर के साथ, सीनियर डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल का चक्कर सुबह शाम रात को लगाता है, तब उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। थ्योरेटिकल तो बॉडी के पार्ट, ये वो क्या होता है सब सीख लिया है, लेकिन एक्चुअली हाथ लगा के पल्स देखना, उसको इंजेक्शन देना, ये सब हैंड्स ऑन होता है। इंजीनियरिंग में क्या हो रहा था? 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में बैठ के आंसर दे दिया, इंजीनियर बन गया, डैम बनाया, किताबें रट ली और बस। और क्या उसका डैम का हाल होगा पता नहीं, ऐसे रोड कैसे चल रहे, खड्डे क्यों हो रहे पता है ना। तो इसलिए हमने बोला कि ये सब इंटर्नशिप के माध्यम से होगा। लेकिन इंटर्नशिप में भी बड़े शहरों में जो इंस्टीट्यूट है उनको आसान है, हाँ, वहाँ इंडस्ट्री एक्चुअली है। सर, तो हमने इसलिए AICT में एक इंटर्नशिप पोर्टल बनाया। आज उस इंटर्नशिप पोर्टल से हर साल 30-35 लाख स्टूडेंट को इंटर्नशिप मिलती है, वो सब गांव के कॉलेज को मिलती है। और वहाँ 75,000 इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। एक तरफ 75,000 इंडस्ट्री है, एक तरफ 4 करोड़ स्टूडेंट है। हम आज भी 4.5 करोड़ स्टूडेंट को दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन कम से कम 30-40 लाख लोगों को तो दे रहे हैं। हाँ, और ये सब गांव के लोग हैं, क्योंकि सिटीज़ के स्टूडेंट को तो जरूरत नहीं है, उनके चाचा भतीज कोई ना कोई कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में है, वो जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। और उनके प्रिंसिपल को भी एक्सेस है इंडस्ट्री का, बम्बई में है, दिल्ली में है, उनको तो आसानी से है। जो आपने तिम्बक्तु कॉलेज के नाम दिए, वहाँ के कॉलेज के प्राध्यापकों को जाके बम्बई में कितने बार चक्कर लगाएंगे तब एक आध इंडस्ट्री का मिलेगा। तो उनको सहायता देने के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। तो ऐसे इनको एम्पावर करने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था हमारे जो रेगुलेटरी बॉडी है उनसे होती है। एक्रेडिटिंग बॉडी का ये देने का नहीं है। नहीं, मेरा ये सवाल था कि को चेक करने का, हाँ, कि वो कि जैसे अगर जो टियर 3 सिटीज में जो कॉलेजेस अच्छा कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली इंटर्नशिप प्रोवाइड कराने के लिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि अगर आपके स्टूडेंट अगर टियर 3 सिटी में हैं, कॉलेजेस मस्ट कम फॉरवर्ड, दे शुड बोल्स्टर दीज ऑल द एटमॉस्फेयर फॉर इंटर्नशिप,
कि आप उनके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करें। तो अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्रोत्साहन मिलना चाहिए उसे। सो ना, इसीलिए तो मैंने कहा कि हमने उनके सहायता के लिए पोर्टल बनाया। हाँ, अब 10 बार वेबिनार करके बताया, हाँ, प्रिंसिपल को, डीन को, हाँ, उसके बावजूद यदि वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ, तो क्या उनको मार्क्स ज्यादा देना चाहिए? हाँ, वो नैक की एक्रेडिटेशन और रैंकिंग में पता चल जाएगा, रैंकिंग में भी कि मतलब कि हाँ, उनकी रैंकिंग उस हिसाब से निकल के आएगा। हाँ, बस तब छोटे गांव में भी कोई कॉलेज अच्छा कर रहा है तो उसको रैंक भी मिलेगा, उसको एक्रेडिटेशन भी मिलेगा। सो NAAC is going to compartmentalize these. ऑलरेडी मैंने 3 बार बताया अभी तक। Yes, sir. So I mean I'm just categorically saying it to my टाइप viewers. ऑफ कॉलेज के लिए अलग टाइप का फॉर्मेट होगा। हाँ, हम जो उनके हाथ में नहीं है उसमें ज्यादा मार्क्स रखेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, फॉर actually. एग्जाम्पल करिकुलम रिवीजन एक है, अप टू डेट होना चाहिए करिकुलम। अब जब अफिलिएटेड कॉलेज है उसको तो यूनिवर्सिटी जो करिकुलम देती है उसी को फॉलो करना है। अब आपने करिकुलम क्यों नहीं डिजाइन किया, ये प्रश्न में हम ज्यादा मार्क्स देंगे तो कैसे चलेगा? हम ज्यादा ये पूछ सकते हैं उस टियर 2 टियर 3 कॉलेज को जो अफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोई है, तो उसके साथ 400-500 कॉलेज अफिलिएटेड होते हैं। बिल्कुल। तो वो सारे 400 कॉलेज एक ही सिलेबस, एक ही एग्जाम पेपर को फॉलो करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में अबव, बियॉन्ड करिकुलम, कैन दे गिव नॉट सम कोर्सेज, एडिशनल ओपन इलेक्टिव और अदर समथिंग। ओपन भी नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ नो करिकुलम वाला नहीं है। करिकुलम में भी इलेक्टिव होता है। हाँ, लेकिन अभी हमारे स्वयं के बहुत सारे कोर्स है। हाँ, स्वयं पे, यस। आप उसमें से करिकुलम में नहीं है, लेकिन ये 5 कोर्स करने से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है, उनका ज्ञान बढ़ता है। तो कॉलेज वाले क्यों नहीं बोल सकते ये 5 कोर्स आप सीखो, क्यों नहीं कर सकते हैं? हाँ, और उसका वो रैंकिंग में कहीं ना कहीं उनको एक वेटेज मिलेगा, वेटेज भी मिलेगा। ओके, ये भी हो गया। दूसरा है आसपास गांव में जाके आप जरा देख लो कहाँ समस्या है, उसका समाधान कैसे निकालते हो, ऐसे इनोवेशन करने के लिए बताएंगे, क्यों नहीं होगा? तो सर एजुकेशन पोस्ट के पाठकों को, टू रीडर्स एंड टू व्यूअर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर टेलिंग दिस थिंग, बिकॉज वी वर फीलिंग, जो हमें लगता था कि ये बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ टियर 1 सिटीज़ में ही आना चाहते हैं इसी वजह से, और एक बहुत ज़्यादा जो हसल क्रिएट हो गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। सो सर आई एम कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो न्यू एजुकेशन, अभी आप करिकुलम की बात कर रहे थे, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है नई वाली, इट कैटेगरिकली vows for multidisciplinary education. So if we have to promote it, so does NAAC has any process to assess that उनके प्रोफेसर्स या फिर उनके टीचर्स, या हाउ दिस इंस्टीट्यूशन इज प्रमोटिंग मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन? अभी तो पैरामीटर्स बन रहे हैं, लेकिन इस सब को बारे में ध्यान रखा है। हाँ, मल्टीडिसिप्लिनरी सिर्फ नहीं है, हाँ, बहुत सारे और भी चीजें हैं, हाँ, जिसके ऊपर नए पैरामीटर्स आने वाले हैं। एक तो हर कॉलेज में मल्टीडिसिप्लिनरिटी शायद नहीं हो सकती है, क्योंकि एक कॉलेज स्पेसिफिकली आर्ट्स कॉलेज है। हाँ, बिल्कुल। तो उसको अभी आप इंजीनियरिंग का कोर्स कहाँ है पूछेंगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन फिर भी यदि उस कॉलेज के छात्रों में किसी को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का इंटरेस्ट है, क्या कॉलेज ऐसी प्रोविजन करती है कि उसको पढ़ाने के लिए डायरेक्टली या कम से कम मूक प्लेटफॉर्म से तो लेने के लिए मुभा देके उसका भाई क्रेडिट को हमारे इसमें जमा करने के लिए व्यवस्था, जो हमने अपार आईडी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स किया हुआ है, उसमें उनको दर्ज करके उसका ये भी नॉलेज वहाँ है ये दिखाने की व्यवस्था यदि कॉलेज करता है तो उनको तो मार्क्स मिलेगा ना इसमें। हाँ, तो वहीं से मल्टीडिसिप्लिनरिटी आ गई। एक आर्ट्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, सारे विषय है, लेकिन इंजीनियरिंग तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी उन छात्रों को यदि कोई डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स जो स्वयं के मूक प्लेटफॉर्म में है, वो यदि करने से उनको हम सपोर्ट करेंगे। यदि कॉलेज में एक कॉमन बड़ा स्क्रीन में एक साथ में 50 से हर आदमी को देखने के लिए व्यवस्था, इंटरनेट का सुविधा, जो बैंडविड्थ है उसको प्रोवाइड करना मुश्किल होगा, तो एक क्लासरूम बना के ये कोर्स हम अवेलेबल 5 क्लासरूम में हम बड़ा स्क्रीन में लगाएंगे, सारे स्टूडेंट आके वो देखो। तो ऐसे यदि कोई व्यवस्था कर रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीडिसिप्लिनरिटी के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट ये सब एग्जाम्पल के साथ प्रूव करेंगे कि हमने ये सब किया हुआ है और उससे 100-200 स्टूडेंट को उससे बेनिफिट हुआ, फायदा हो गया है, तो उनको मार्क्स मिलेंगे।
तो ऐसे पैरामीटर्स, सिमिलरली आज सस्टेनेबिलिटी की बात हमेशा हो रही है। एजुकेशन पोस्ट हमेशा इसकी बात करता रहता है। सस्टेनेबिलिटी हमने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हाँ। एक तो कैसे आप एनर्जी कम यूज कर रहे हो, और जो एनर्जी यूज कर रहे हो वो कैसे सोलार विंड वगैरह का इस्तेमाल, बायोगैस वगैरह कर रहे हैं क्या, रिसाइकलिंग कर रहे हैं क्या, वेस्ट को यूटिलाइज कर रहे हैं क्या, वेस्ट गंदा नहीं हो रहा है, प्लांट्स वगैरह लगा रहे हो क्या कैंपस में। ऐसे अनेक पैरामीटर्स है, वो हर पैरामीटर में आप अच्छा कर रहे हो तो उसको मार्क्स मिलेंगे। तो फिर वो सिटी से ज़्यादा गाँव के कॉलेज को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। शहर में तो बेचारों को उनको जगह भी नहीं होगी प्लांटेशन करने के लिए। हाँ बिल्कुल। कंक्रीट में बैठ रहे हैं, तो उनको तो रिसाइकलिंग में कर सकते हैं, रूफटॉप सोलर कर सकते हैं। सो दे वुड बी कंपेल्ड टू और इंस्पायर्ड कि आप सस्टेनेबिलिटी में करिए। मार्क्स है तो ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट भी हो रहा है, और प्रमोशन भी हो रहा है, और इंस्पिरेशन भी हो रहा है। यस, सबसे ज्यादा क्या है, स्टूडेंट्स जब ये सब कॉलेज में देखते हैं तब ये ग्रेजुएट होने के बाद जहां भी जॉब में जाएंगे, भले वो आईएएस ऑफिसर होंगे, भले वो इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स में जाएंगे, या कहीं दूसरे इन्फोसिस कंपनी में जाएंगे, या कोई एनजीओ बनाएगा, कोई टीचर बनेगा, उसके अंदर हृदय में ये सारी चीजें बैठी होती है कि ये करना चाहिए था, और ये ब्रेन में स्टोरेज हुआ है, और जहां भी जाओगे वहां ये लागू करेंगे। तो जो कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी है, it is not just for giving degrees, it is creating a holistic human being। और ऐसा जब मनुष्य तैयार होता है, वो जहां भी जाएगा वही अच्छे कार्य वहां भी चलाएगा, क्योंकि उसको पता चल गया ये अच्छा है, ये करने से हमारे प्लैनेट को खतरा नहीं है, हम नेट जीरो कर सकते हैं, हम कार्बन न्यूट्रलिटी कर सकते हैं। तो सर ऑन दैट नोट, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या नैक इंट्रोड्यूस ये करने वाला कि सस्टेनेबिलिटी या उनका एक जो पैरामीटर होगा? हमने तो इवन रैंकिंग में एक पैरामीटर ऑलरेडी कर दिया, अब डिटेल नेक्स्ट ईयर तक कर देंगे। मतलब डिटेल कंपार्टमेंटलाइज में होगा कि आपने कैसे सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग भी करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर तक। ओके, हर इंस्टीट्यूशन का रैंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कौन सा ज्यादा सस्टेनेबल इंस्टीट्यूट है उसको रैंक 1, 2, 3 करने वाला, वो भी कर रहे हैं। एजुकेशन पोस्ट को ये बताने के लिए सर थैंक्स अलॉट, क्योंकि सर ये चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है, और मैं अब उत्तरार्ध में ही आ रहा हूँ अपने इंटरव्यू के। सर एम्प्लॉयबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आपने कहा सर। अभी रिसेंटली ILO की एक रिपोर्ट आई सर, जिसमें ये बताया गया कि अलॉन्ग विथ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब हमारे देश का 83% जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है। सर मैं उस रिपोर्ट को मैं देख रहा था, ये बताया कि यूथ परसेंटेज विथ ग्रेजुएशन एंड फॉर्मल ट्रेनिंग वो कभी वो 28% पे थी, वो 14% पे आ गई है सर। क्या? जो यूथ विथ ग्रेजुएशन एंड फॉर्मल ट्रेनिंग बोथ ऑफ देम, जो कभी 15 से 29 साल के बीच के लोगों की, वो कभी 28% पे थी, एंड इन 2022 इट केम डाउन टू 14%। तो ये काफ़ी ये क्राइसिस ऑफ स्लगिश फॉर्मल ट्रेनिंग जो हमारे एजुकेशन में चल रही है, और जो स्पेशली अमंग टेक्निकल ग्रेजुएट्स। सो बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ द NETF and former chairperson of AICTE, so how do you see this crisis, and do you see any solution? Or in fact, this is not for India. Across the globe, every country is discussing this issue about employability of the graduates. That has two elements. One element is absolutely what we say real. That means the knowledge being imparted is more theoretical and not really what is applicable in the real practice life. And unless we connect them to life and make them understand how do we apply it, this problem is going to continue. That is why that earlier what I said, internship portal, that is why there is a National Educational Alliance for Technology, more employability, skill based education कैसे हो सकता है, उसका टेस्टिंग बीच बीच में करके उनको बीच बीच में भी बोलना है। 4 साल होने के बाद आपको ये नहीं है वो नहीं है बोलने से क्या फायदा है। हम उसका इवैल्यूएशन हर साल करेंगे तो उसको पता चलेगा कि हम मेरी कमियां यहाँ है तो सुधरते जाएगा। तो बाय द टाइम ही कंप्लीट्स 4th ईयर, ऑल ऑफ दोस स्किल सेट्स व्हिच आर नेसेसरी ही वुड हैव अक्वायर्ड। सिंपल पार्ट इज राइट फ्रॉम कम्युनिकेशन स्किल। मेनी टाइम्स इंडस्ट्री सेज ये छात्र को नॉलेज तो है, पेपर लिखने के लिए बोलने से लिख तो देगा, लेकिन ओरली बोल ही नहीं सक रहा है, तो कैसे कम्युनिकेशन स्किल होगा। और कई बार बोलता भी है, लिखता भी है, लेकिन कहाँ कैसे उपयोग होता है ये बता नहीं सक रहा है। दैट मीन्स एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर जोर दिया ही नहीं है।
तो ये सारी चीज़ें ये सिर्फ भारत में नहीं है, सब दुनिया में ये चीज़ डिस्कस हो रही है। बट प्रॉब्लम एक ये है सर कि हमारी इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसकी हम अक्सर बात करते रहते हैं, दैट इज वाई इंटर्नशिप। हाँ, लेकिन वो बहुत बड़ी मात्रा में है सर, और अगर हम उनको जल्द से जल्द नहीं, तो मैं तो इसका ब्लेम इंडस्ट्री के ऊपर भी डाल रहा हूँ। हमारे पास आज 75,000 इंडस्ट्री उस इंटर्नशिप पोर्टल में आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाखों इंडस्ट्री है। मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन छोटे स्टार्टअप और एमएसएमई ये करोड़ों में है। हाँ बिल्कुल। और स्टूडेंट तो 4 करोड़ ही है। तो आराम से एक एक इंडस्ट्री यदि 5-6 लोगों को भी लेके उसको एक्सपीरियंस देगी तो कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। तो क्या सर ऐसा कोई लॉ नहीं आना चाहिए कि लॉ का देखिए, लॉ कई बार कुछ लॉ करने से पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है। ये हम मोटिवेशन इंस्पिरेशन के आधार पर करेंगे और कंपटीशन के आधार पर करेंगे। हम बार बार इंडस्ट्री को बोलते हैं, आप बार बार कहते हो कि स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, हु इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल? आर यू नॉट रिस्पॉन्सिबल? Why don't you give internship and select best students from out of internship? Then आपको भी लगेगा। से और एक चीज़ है, जो पहले कॉलेज में जाके प्लेसमेंट सेल के यहाँ एक इंटरव्यू होता था। हाँ 400 स्टूडेंट है, हाँ 2 दिन में सारे 400 स्टूडेंट का इंटरव्यू होता था। एक एक को 5 मिनट भी नहीं मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बताओ कैसे 5 मिनट में एक आदमी को आप पहचान रहे हो? ऑन द अदर हैंड आपके 400 में से आपके इंडस्ट्री में 10 लोगों को लिया होता, 6 महीने उनको काम में लगाते, तो कौन पंक्चुअल है, कौन ऑनेस्ट है, कौन सही काम कर रहा है, कौन कोई नया चीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो जिसको बताया वो ठीक तरह से कर रहा है, ऑल दिस पैरामीटर्स इन द 6 मंथ्स वो 2-3 उसके ऊपर इंचार्ज जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो उसको उस कॉलेज में इंटरव्यू के लिए जाने की जरूरत नहीं है, 10 में से 6 लोग मुझे चाहिए। So sir, in your observation, isn't the industry what putting them off or what averting them to visit to have a kind of a proper communication with colleges and academics? ऐसा क्या इंडस्ट्री को क्या? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तो काफी लोग ये कर रहे हैं आज के दिन। बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्लेसमेंट ओनली थ्रू इंटर्नशिप ले रहे हैं अभी। Okay. ये पहले नहीं था। आजकल लोग वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है अपने कैंपस में। वो बोल रहे हैं इंटर्नशिप में आओ, वहाँ हम टेस्ट करेंगे और लेंगे। ये अच्छी विद इन द कोर्स। हाँ, ड्यूरिंग द कोर्स 4 साल में समर वेकेशन में आओ, एक फुल सेमेस्टर आओ, उस टाइम से जिसको बारे में अच्छा लगता है उसको ले रहे हैं। सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड शुरू हो गया है। वो ट्रेंड यदि बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। एक बात। दूसरी, ऑल सेड एंड डन, we should realize that the number of jobs available in the big and large and whatever industries is much less than the number of people who are graduating. अब जब ऐसा है तो सारे लोगों को तो जॉब मिलने वाला ही नहीं है, क्योंकि आपके पास हर साल यदि 1 करोड़ स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं और वहाँ जॉब 30 लाख ही है, तो बाकी 70 लाख को जॉब नहीं मिलने वाला है। जैसे और एक उदाहरण दे रहा हूँ, IIT में सीट है करीब 15,000 और यदि हर साल 10 लाख लोग बैठ रहे हैं परीक्षा में और उसमें से 1 लाख 2 लाख तो कोटा में ही जाके बैठ रहे हैं। आप जानते हो कोटा के बारे में? हाँ बिल्कुल। तो जब कोटा में ही 1-2 लाख हर साल जा रहे हैं और सीट ही 15,000 है, और बड़े एडवर्टाइजमेंट लगा के भी बोलो कि हमारे से आने से आपको IIT में एडमिशन मिलेगा, झूठा वादा है। वहाँ है 15,000 सीट है, तो वहाँ से सारे बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग देने से भी तो 15,000 को ही एडमिशन मिलने वाला है। तो वैसे ही इंडस्ट्री में जितनी जॉब अवेलेबल है उससे ज़्यादा ग्रेजुएट होंगे तो नेचुरली सबको वो इंडस्ट्री का जॉब मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आज हम जॉब निर्माण करने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ा रहे हैं। स्टूडेंट्स को बड़ा जॉब ढूंढने के बजाय अपना अपना छोटा कंपनी खोलो, अपना भी पेट भरेगा, अपने साथ 5, 10, 25 आपकी जितनी कैपेसिटी है उतने लोगों को जॉब दिलवाएंगे, तब सारे 100% लोगों को जॉब मिलेगा। ये जब तक ध्यान में लोगों को नहीं आता है, ये ऐसे ही भटकते रहेंगे कि ILO का रिपोर्ट, अरे कोई ज़रूरत नहीं उसकी रिपोर्ट की। जितने जॉब बड़े इंडस्ट्री में आप देखिए कितने, ये पैंडेमिक के टाइम में तो किसी को नहीं लिया, तुरंत बाद सडनली बहुत ज़्यादा डिमांड था क्योंकि बहुत सारे लोगों को ले ऑफ हुआ था। 1 साल IT इंडस्ट्री ने ज़्यादा लोगों को ले लिया, इसलिए सबको लगा कंप्यूटर साइंस में बहुत डिमांड है, सब लोग ज्वाइन करने लगे। और कहीं 4 साल में पता चलेगा कि हमको अच्छा सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं मिल रहा है, बहुत डिमांड उसका बन जाएगा। समझ गए? तो मेरा मतलब है जॉब्स जितने लोगों को मिल सकता है चाहिए, उनको जॉब में जाने दीजिए। हम तो नहीं मना नहीं कर रहे, एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए उनको करना,
लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरेबिलिटी ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, ये हर इंस्टीट्यूट को सोचना चाहिए। हर इंस्टीट्यूट के जिस छात्र में वो दम है बिजनेस करने का या नया खोज करने का, इनोवेशन करने का, AICTE में ही हमने स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जो शुरू किया, उसका परिणाम ये रहा कि हर कॉलेज में अभी इंडिविजुअल हैकेथॉन होने लगे हैं। नया नवाचार करके कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप करने की संक्रमण प्रक्रिया चल रही है, उससे लोगों को नया कुछ शोध करने का, नया कुछ छोटा सा बिजनेस करने की प्रवृत्ति हो रही है। उसका देखिए 400 स्टार्टअप थे 2014 में। 2014 में जब हम देखते हैं मोदी जी की सरकार आई थी, 400 स्टार्टअप थे, और 2016 में स्टार्टअप AICTE का भी स्टार्टअप पॉलिसी आ गई। आज 1,10,000 स्टार्टअप भारत में है। 400 कहाँ है और 1,10,000 कहाँ है, और ये सारे 1,10,000 एवरेज 10 लोगों को भी जॉब दे रहे हैं, तो 1 करोड़ जॉब यही तैयार हो गए। कोई 40 दे रहा होगा, कोई 2 ही दे रहा होगा, तो एवरेज 10 भी पकड़ेंगे तो 1,10,000 से 1 करोड़ 10 लाख जॉब तो तैयार हो गए उसमें से। ऐसे सारे कॉलेज में वो प्रवृत्ति निर्माण करेंगे तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी भी सॉल्व हो जाएगी, साथ साथ इकोनॉमी डेवलप करने में ये मदद होगी, और दुनिया का बेस्ट हाईएस्ट बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम होगा, तो वी कैन कैप्चर द वर्ल्ड मार्केट छोटे छोटे चीज़ों से। मैं तो बोलता हूँ कि फ्रूट प्रोसेसिंग है, कोई इस ऐसा बर्तन बना के बना रहा है, कोई उसमें कोई जाना नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं, लेकिन जो रेशियो है सर वो बहुत कम है जो इन कोर्सेज को आप करना चाहते हैं। 400 से 1,10,000 में दिखा रहा हूँ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 1000%। हाँ, फिर ऐसा जब एक बात में एक तरीके से एक ही दिन में कुछ नहीं होता है। हाँ, इसको 10 साल लगे। हाँ, 400 से 1,10,000 आने में, लेकिन 1,10,000 से 10 लाख बनने में 2-3 साल भी नहीं लगेंगे, फिर 10 लाख से 1 करोड़ बनने में और 2-3 साल ही हो जाएंगे। वैसे ही हमारी इकोनॉमी भी जो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने में हर साल एक थोड़ा थोड़ा हो गया। अभी इनोवेशन इंडेक्स है, वर्ल्ड का इनोवेशन इंडेक्स है, इंडिया वाज एट 81st पोजीशन 7 साल पहले। अब 7 साल में हमने 40th पोजीशन में आए। 81 से 40 यानी हमने आधा रास्ता तय कर दिया, और 5 साल में हम 40 से 10 में आ जाएंगे, फिर हम टॉप में आ सकते हैं। तो इसलिए ये सारी प्रक्रिया एक फोकस्ड अटेंशन से कार्य कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो उसका बेनिफिट आने में थोड़ा देर लगता है। लोग बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 3 साल हो गए, क्या हो गया, कितना परिवर्तन हो गया, आप देख लीजिए, आप स्टैटिस्टिक्स देखिए, और 5-6 साल लगेंगे। ऐसा नहीं बता रहा हूँ 1 साल में कुछ होने वाला है, और 5-6 साल लगेंगे। वैसे तो पॉलिसी में लिखा है 15 साल में ये चीजें होनी चाहिए, पॉलिसी वो प्रॉपर्ली एक टाइमलाइन के साथ तो वो सब उसी दिशा में जब कार्य चल रहा है, तो अगले हम देखते हैं 5 साल में हम 5th से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, 3rd से 2nd हो सकते हैं, 2nd से 2047 इंडिपेंडेंस का 100 साल का सालगिरह जब होगा तो हम डेफिनेटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, जो हम 1 CE में थे। रिमेंबर एट द टाइम ऑफ 1 CE 2000 years back, yes, we were having the highest GDP in the world, more than 30%, higher than China. Slowly China India became equal. Slowly both became slightly lower and both crumbled. Now China has already risen and we will also rise and cross them. ये सब चीज करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, वो मेहनत चालू हो गई है। उसका नतीजा आने में कुछ चीजों को 5 साल लगेगा, कुछ चीजों को 10 साल लगेगा। देखिए और एक चीज है, इसके भी बारे में हम जो अभी सस्टेनेबिलिटी की बात की, तो हमारे देश में कितने तालाब थे पता है? पहले लाखों तालाब थे, हर गांव में 2 तालाब 3 तालाब रहते थे। अब सब बुझा गए, सब बिल्डिंग बना दिया, शहरों में तो तालाब ही गायब हो गए। अब हम वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है, पानी की समस्या हो रही है। बेंगलुरु में दिल्ली के कितने तालाब गायब हो गए? बेंगलुरु में पानी नहीं आ रहा है, 2-2 दिन 3-3 दिन में आ रहा है, और भी कई राज्यों में होने वाला है। और ऐसा यदि चलते रहेगा तो समस्याओं की ये क्या होने वाली चिंता का विषय है। तो इसलिए जहाँ जहाँ ऑलरेडी अभी भी लेक मौजूद है, जैसे अल्सर लेक है बेंगलुरु में, पूरा स्पॉइल्ड हो गया, उसको यदि क्लीन अप करके करेंगे तो एक तो वाटर जो लेवल होता है वो भी बड़ा हो जाएगा। बोरवेल से भी पानी नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। तो वो सब चीजें करने के लिए हमारे कॉलेज के
छात्रों को कार्य में लगाएंगे तो उसकी समस्या भी पता चलेगी और सॉल्यूशन भी पता चलेगा। इसलिए वो सस्टेनेबिलिटी में ये सारी चीजें आती है। क्योंकि वो ज़रूरी इसलिए सर, क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों पहले ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये एक बड़ा भयावह सा मुझे डेटा दिखा। इट्स वेरी फॉर्मिडेबल, आई फाउंड इट दैट टिल 2050 मोर देन 50% ऑफ इंडिया सिटीज़, उनके पास उनका पानी का ग्राउंड लेवल का जो पोर्टेबल वाटर है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा सर। तो वो भास्कर की रिपोर्ट है, दैनिक भास्कर में आई थी, और वो सिर्फ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है। ये तो इसी डायरेक्शन में जाने से वैसा होगा, लेकिन वो डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो रिवर्स भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर है ना। और ये शिक्षा संस्थानों से सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं, उनके संस्थाओं में भी छोटी छोटी प्रोजेक्ट के माध्यम से जब दिखाएंगे कि इससे ये बदल हो रहा है, 10 साल में ये चेंज हो गया, तो तब वो बाहर जाके सारी चीजें जहां जॉब में जाएंगे वहां भी करेंगे। तो वो इसीलिए ये बड़ा जरूरी, क्योंकि इसलिए हमारे नैक में वो सस्टेनेबिलिटी का पैरामीटर आ रहा है सब। सो थैंक यू फॉर टेलिंग दी व्यूअर्स एंड रीडर्स ऑफ एजुकेशन पोस्ट। एंड सर, एजुकेशन इन लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंस, इट्स इक्वली इंडिस्पेंसिबल फॉर एनी सोसाइटी। मैं जब नैक की साइट पे गया था, नेशनल पोर्टल ऑन एक्रीडिटेड प्रोग्राम्स, तो उसमें सर मुझे आर्ट्स एंड सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई कोर्स नहीं दिखा था सर। है ना, देखिए जनरल यूनिवर्सिटीज आर्ट्स कॉमर्स साइंस की है, लिबरल आर्ट्स की है। ओके, उसको अलग दिखाने की जरूरत नहीं। ओके, ओनली जो स्पेशलाइज्ड है वही इंजीनियरिंग है, हाँ, वो थोड़ा दिख रहे थे, हाँ, और बाकी सब तो लिबरल आर्ट्स वाले ही है। ओके, जिसमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आर्ट्स में आपको सोशियोलॉजी साइकोलॉजी से लेकर आर्ट क्राफ्ट डिजाइन सब कुछ आता है। तो वही मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई अलग है। सर मैं बस लास्ट के 2 सवाल और हैं कि सर जब मैं NETF की साइट पे गया था, टू सॉलिसिट इनपुट्स फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्चर्स एंटरप्रेन्योर्स इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ दिस NETF. So has there any achievement in this regard? NETF is a forum. It is not an organization structure with some president, vice president और secretary, then director, deputy director, ये सब कुछ नहीं। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत और UGC, AICT, NCT, ये सब हमारे जो अलग अलग बॉडीज भी है, इनके साथ बैठ के कंटिन्यूस चर्चा करते हैं। बहुत विदेशी जो एजुकेशनिस्ट आते हैं, अमेरिका के आते हैं, वाइस चांसलर्स का टीम आता है, वो सबसे चर्चा होती रहती है कि आगे क्या होना चाहिए। One danger which everyone is talking about is AI and the associated effect of that. Yes. तो एक तो लर्निंग में कोई कमी आएगी या अच्छा होगा, तो उसका बाउंड्रीज कहाँ है। तो ऐसी चर्चाओं के माध्यम से जो आ रहा है वो हम उसको लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं कि AI को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। AI is a useful tool. Sir, the world is using, how can we reject it? Exactly. People are even some advanced countries के यूनिवर्सिटीज रिजेक्ट कर रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? Yes, I mean, तो इसलिए रिजेक्ट करने का सवाल नहीं है, लेकिन उसका दायरा क्या होना चाहिए, कहाँ तक उसको यूज करना चाहिए, कहाँ उसको रोक देना चाहिए, ये एक एथिकल वार है। तो इसको भी समझना चाहिए। ये सब नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, लेकिन यूज करना कैसे करना है, हमारे AR, VR, XR, मेटावर्स के माध्यम से कैसे शिक्षा दी जा सकती है, कैसे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिफिकेशन और कॉमिक्स के माध्यम से स्कूल एजुकेशन में भी हम प्रभाव डाल सकते हैं। सर वही सबसे जब पहले जरूरी है ना, ये सब कर रहे हैं कर रहे हैं ऑलरेडी। जो स्कूल एजुकेशन NCERT के साथ काम कर रहे हैं, UGC के साथ काम कर रहे हैं, AICT, इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी होलिस्टिकली जब करते रहेंगे तो हमको एक बड़ी दिशा मिलेगी, जिसके माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग भी होगा, एट द सेम टाइम थिंकिंग एबिलिटी कम नहीं होगी। बहुत सारी जगह में आजकल यूनिवर्सिटी में कुछ असाइनमेंट देंगे तो ChatGPT से आंसर लेके सबमिट कर दिया। टीचर बोलते क्या करेंगे आप ऐसा। मैं बोला कि एक दे दीजिए असाइनमेंट, उसको ChatGPT से ही लेने दो, लेकिन ChatGPT से आया हुआ उत्तर को जब तक वो पढ़ के नीट क्लीन वे में समझता नहीं है, तो क्लास में आने के बाद इस उत्तर को तो दिया तुमने, बढ़िया, अच्छा बेटा, अब उसमें थोड़ा चेंज करके अब क्या होगा बताओ बोलने से वो 0 हो जाएगा। जिस आदमी ने, जिस लड़के ने ChatGPT से लिया, लेकिन उसको हर सेंटेंस को पढ़ के ये क्यों कैसे है समझ लिया है, उसमें कुछ चेंज करने से वो बेहतरीन तरीके से उसका आंसर दे सकता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ऑलवेज सुपीरियर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि आप इट्स अ वेरी गुड एडवाइस कि आप ChatGPT का यूज करिए, बट हैव क्यूरियोसिटी इन दैट एज वेल। क्यूरियोसिटी इन दैट फॉर द लर्नर एंड द टीचर टू इवॉल्व एंड स्लाइटली ट्विस्ट द क्वेश्चन एंड आस्क दैट इन द क्लासरूम डायरेक्टली।
वहाँ तो चैट जीपीटी नहीं कर सकता ना। हाँ। तब कितना समझ में आया उसको टेस्ट कर सकते। ये भी सही है। सो सर मेरा सेकेंड लास्ट सवाल है ये, वो आप बताएं कि सर प्लीज टेल अस 3 टॉप प्रायोरिटीज ऑफ NAC इन द कमिंग 5 years। उसके पहले सर मेरा बस एक छोटा सा सवाल ये है सर कि उस जो प्रेस रिलीज थी उसमें 1 नेशन एंड 1 डेटा का भी एक प्लेटर है ऑन NAC एंड NBA जो जनवरी में जो रिलीज थी सर। सो हाउ वुड NAC एंड NBA इंश्योर कि जो पूरा डेटा है सर, जो क्योंकि इससे डेटा कॉम्प्रोमाइज, डेटा एवरीवन इज सेइंग दैट डेटा इज द न्यू ऑयल। मैं तो कहता हूँ कि शायद डेटा everyone is working on data mining, data algorithm, everything. So how would NAC and NBA ensure that data of all the higher education institutions would not be compromised, sir? मोहन, पहले वाला जो सवाल था वो दूसरा है, ये पहला वाला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। यस। तो पहला सवाल जो आपका था टॉप 3 प्रायोरिटीज। हाँ। तो टॉप प्रायोरिटीज ऐसा है कि हमको सारे कॉलेजेस को एक्रेडिटेशन में लाना है, पहले भी बताया था। हाँ, यस। वो बाइनरी के माध्यम से, जब जिस कॉलेज में लेवल बहुत पुअर है, ही कैनॉट एस्पायर एनीवे टू A++, naturally. Yes, definitely. And it shouldn't. And he will get either D or C. So he is afraid. तो जब हम बाइनरी करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ आने के लिए थोड़ा धैर्य आएगा, और जो कमियां हैं उसको पूरे करते करते कम से कम मिनिमम बेंचमार्क आएगा। इसका मतलब पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन चालू हो जाएगा। आज के दिन 70% में क्वालिटी है या नहीं है ये भी पता नहीं है। जब सारे कॉलेज एक्रेडिटेशन के आ रहेंगे, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, फाइन, सब लोगों को मिल ही जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो 30 है उसको 50 हो गए, लेकिन एटलीस्ट 50% इंस्टीट्यूट तो अच्छा क्वालिटी है, पता चल गया मिनिमम। बहुत अच्छा नहीं बोल रहा हूँ मैं। फिर बाकी 50 को भी यहाँ आएंगे तो उसमें से 30 फेल हो जाएंगे, फिर 30 को पता चलेगा हमारा गलती कहाँ हो रहा है, वो सुधरेंगे, और 2 साल लगेंगे। तो अगले 5-6 साल 8 साल में कम से कम सारे 100% इंस्टीट्यूट में कम से कम मिनिमम बेंचमार्क क्वालिटी आ जाएगी। दिस इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। और जो अच्छे कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए वो मैच्योरिटी बेस्ड लेवल एक्रेडिटेशन वो भी करेंगे। और ये पहला और दूसरा चीज हो गया। तीसरा चीज है जो कमजोर है उनको तुम बेकार हो बोलने से और वही रहेगा। हम उनको मेंटरशिप करेंगे, उनको आगे जाके बढ़ाएंगे कि आपकी ये कमियां है, कैसे इसको पूरी की जा सकती है। ये सरकारी यंत्रणा से मेंटरशिप प्रोग्राम, जो अच्छे IIT, IISc, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अच्छे प्रोफेसर है उनको लगाएंगे, उनको ऑनरेरियम दे के भेजेंगे, वहाँ सुधार करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो बताइए वहाँ। और ऐसा करेंगे तो पूरे भारत की व्यवस्था जो है वो ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। फिर वो एक बार मिनिमम हो गया, फिर वो लेवल 1 में जाएगा, कोई लेवल 2 तक पहुंचेगा, तो हम स्ट्रैटिफिकेशन। सो NAC वुड हेल्प दोज इंस्टीट्यूशंस जो कहीं या तो एग्रीगेटेड नहीं है या फिर अगर C++, अगर मैं आज के ग्रेड के हिसाब से वही बोल रहा हूँ मैं, सबको मेंटरशिप मिलेगा। ओके, सो उसमें IITs और IIM सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंडिविजुअल फैकल्टीज, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के लोग, हम सबका यूज करेंगे ना। इंडस्ट्री के लोग भी, हाँ, और क्या, ओके, सबका यूज करेंगे। सो देखो आप, मैं बता रहा हूँ, ऑल सेड एंड डन बिकॉज ऑफ lot of development that has happened in science and technology and even in the economy of the country, our expectation of life has increased compared to what was there about 20 years ago. पहले तो आपको पता है रिटायरमेंट एज ही 55-58 होता था। yes. अब धीरे धीरे कई जगह में 60, 65, 70 तक भी IIT, IISc है, और 70 के बाद भी वो काफी तंदुरुस्त है। और यदि वो घर में बैठ के कुछ काम नहीं करेंगे तो उनकी सेहत ना और ज्यादा डिटेरियोरेट होगी। yes. यदि वो 70 के बाद यदि एक्टिवली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा तो 85, 90, 100 तक जाएगा। yes, brain keeps working on that way. ठीक है। तो यदि उनको अभी पेंशन भी मिल रहा है, घर सेटल्ड है, बच्चे सेटल्ड है, पोते सेटल्ड है, सब अच्छा है, तो क्यों ना समाज के लिए वो थोड़ा सा टाइम दे दे। ऐसे लोग, इतना अनुभव है, वो जिसका थोड़ा ढीला हो गया उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, यानी बिकॉज ऑफ एज मेमोरी गई है, ऐसे लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग आज भी 85, 90 तक बहुत सुपर एक्टिव है, और वो घर में बैठ के टीवी देखा, इससे बदले में आसपास के कॉलेज, स्कूल में जाके यदि कुछ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हाउ मच पावरफुल आर वी प्रोवाइडिंग दैट सपोर्ट सिस्टम, मेंटरिंग सिस्टम। सो ऐसे में वो ये कहने लगते हैं सर कि जो कि उनका भी एक कंसर्न काफ़ी हद तक एक लॉजिकल लगता है एक वक्त की, सारी ज़िंदगी तो किया, अभी या तो फिर उनको कुछ उसमें एक इंसेंटिव मिले या फिर। अरे इंसेंटिव यही है कि उनकी सेहत अच्छी रहेगी और लास्ट मोमेंट तक जिंदगी जीते हैं ना,
अच्छा हेल्थ से जिएंगे और अच्छा खुशी से मरेंगे। जब नो मॉनेटरी बेनिफिट्स टू देम। मॉनेटरी क्यों चाहिए? वो कॉलेज में जाने के लिए, आने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा पड़ता है, वहाँ जाएंगे तब चाय पानी नहीं देंगे क्या कॉलेज वाले? Yes, yes. आपके घर में कोई आता है तो मुझे चाय पिलाओगे कि नहीं? Yes, of course. अभी हमने पिलाया कि नहीं मुझे पता नहीं, आप पिलाऊंगा बाद में। तो ये हमारी आदरातिथ्य करने की, अतिथि देवो भव है। तो आप कोई भी आसपास के कॉलेज स्कूल में जाएंगे, वो प्रिंसिपल है, वो कॉलेज के जो डायरेक्टर है, आपको जरूर खाना खिलाएंगे। कुछ ऑनरेरियम कुछ लोग भी देंगे, कुछ नहीं भी देंगे तो अरे यार आपकी जिंदगी पूरी सेटल्ड है, क्यों उसके ऊपर देंगे तो ठीक है ले लो, नहीं देंगे तो चिंता मत करो। जाने के लिए गाड़ी भेजेंगे, ले के घर में ड्रॉप करेंगे, वहां आएंगे तो चाय पानी खाना देंगे, उतना काफी है। उससे ज्यादा अपेक्षा मत करना। अपेक्षा करना ही गलत है। आपको पूरे समाज ने तैयार किया, आपका ऋण है समाज के प्रति, इस ऋण को चुकता करने का ये समय आया है। इसीलिए हमारे एंशिएंट टाइम में धर्म चार आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, बताइए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो उस टाइम में क्या अपेक्षा करते हो? आपको जिंदगी में खुशी ऐसी मिलेगी ना, उस चेहरे में, उस छात्र में, उसको जो समझ में नहीं आ रहा था उसको समझाया और समझ में आया तो उसकी खुशी हमारे खुशी को जुड़ जाती है। ये जब तक हमको नहीं समझ में आता है ना, पैसे के पीछे मत भागना। ओके सर, मतलब मैं उनका भी कंसर्न एक बार अगर कल को उनका भी एक कंसर्न अगर रहे कि मतलब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोग जैसे मैं हूं, मैंने तो डिसाइड किया है, मैं कुछ अपेक्षा नहीं है, मैं खुद के पैसे से ट्रांसपोर्ट से जाऊंगा, मेरा पेंशन इतनी मिलती है, वो खर्चा कैसे करेंगे पता नहीं, किसको छोड़ के जाएंगे। बच्चे भी अपना ऑलरेडी इनकम जनरेट हो रहा है, वो खुद के जॉब में वेल सेटल्ड है, उनको भी जरूरत नहीं है, तो ये पैसा वैसे ही वेस्ट हो जाएगा ना बाद में। क्यों ना मैं अपना कुछ ना कुछ कहीं दूंगा, या वहां से मेरे पैसे से, मेरे कार से ही मैं ड्राइव करके जाके उस स्कूल में कुछ सिखा के आऊंगा, कुछ कॉलेज में कुछ लेक्चर दे के आऊंगा, तो क्या मुझे कमी हो रही है क्या? तो सर मिनिस्ट्री ऐसा या फिर तो मतलब ये ऐसा पोर्टल हम ऑलरेडी खोल दिए। अच्छा, आ चुका है और कि उसमें जो बुजुर्ग अभी बुजुर्ग लोग कम है, लेकिन हम प्रचार करते जाएंगे। जब इसका फायदा उनको जब हेल्थ में होगा, मैं बता रहा हूँ, जो आदमी 70 साल के बाद घर में सिर्फ बैठ के टीवी देख रहा है, खाना खा रहा है, सो रहा है ना, उसकी जिंदगी हर एक साल में 1-2-4 महीना कम हो रही है। और जो बाहर जाके उस स्कूल में, कॉलेज में लोगों के साथ जुड़ के बातचीत करके, ग्राउंड में, इवन प्लेग्राउंड में जाके सुबह मॉर्निंग वॉक करके ऐसे जो फिट रहता है, उसकी एक जिंदगी 5-6 साल ज्यादा भी होती है। दूसरा, जो घर में बैठ के चुपचाप ऐसे खा पी के सो रहा है, उसको कोई ना कोई बीमारी आके हॉस्पिटल का बिल देना पड़ता है। और जो ऐसा बाहर आराम से जाके कर रहा है, उसकी जिंदगी लास्ट आखिरी दम तक, यानी आज सुबह तो मैंने अभी भी खाना खाया था, ये बताते ना घर में, अरे सर पता नहीं अभी भी तो उसने सांस छोड़ दी, अभी दिवंगत हो गए, कोई बीमारी नहीं, एक दिन भी बेड पे नहीं। ऐसा चाहते हो क्या? ऐसा चाहते हो? ये मेरा प्रश्न आप सब लोग। नहीं सर, वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे ये कि अक्सर वो ऐसा ये भी होता है कि वो वही कहते हैं। तो डू यू हैव दैट नॉलेज दैट कि एक ऐसा पोर्टल क्रिएट होगा ताकि वो उस पर रजिस्टर, ऑलरेडी पोर्टल है, रजिस्टर लोगों को करना चाहिए, मेंटरशिप करना चाहिए। ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, आपके फायदे के लिए। ओके, वो जो उसमें मेंटरशिप करेगा उसके लिए, उसका जो 24 घंटे में 8-10 घंटा सोने के लिए जाएगा, 1-2 घंटा खाना और नहाने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, तो एक ये मैसेज, बाकी 12 घंटे खाली पड़े हुए यार, उसको इस्तेमाल करो, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, लोगों की जिंदगी भी खुशहाल हो जाएगी। तो एजुकेशन, तो उस पोर्टल का नाम कोई सर, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की एक्चुअली। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाइए, यूजीसी में जाइए, देखिए आपको मिलेगा। ठीक है, तो एजुकेशन पोस्ट के जो दर्शक हैं, जो युवा, जो यूथ रीडर्स ऑफ एजुकेशन पोस्ट, दे हैव अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड मैसेज दैट दे कैन रिकमेंड, दे कैन रिक्वेस्ट देयर ग्रैंड पेरेंट्स हु आर ऑलरेडी, हु हैव बीन इन द इंडस्ट्री, कि वो शायद अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करें दैट दे शुड मेंटर, दे शुड प्रोवाइड। और पोर्टल ऑलरेडी अवेलेबल है, आप अपने पेरेंट्स को कर सकते हैं। और वही जो मेरा लास्ट सवाल था सर कि वन नेशन वन डेटा जो है, वन नेशन वन डेटा, कि वो कॉम्प्रोमाइज ना हो सर, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक वो है, वो वन नेशन वन डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्योंकि आज अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम में डेटा देना पड़ता है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, AICTE को, UGC को, रैंकिंग को, अक्रेडिटेशन को, अपने यूनिवर्सिटी को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, आईसीए में। तो जब आपको 6-7 बार साल में
करीब करीब वही डेटा देना पड़ता है। हाँ। तो कॉलेज के प्रिंसिपल अलग अलग टीचर को अलग अलग टाइम में देते हैं। एक ही आदमी को वही काम देंगे तो बोलेगा मुझे क्लर्क बना दिया। तो अलग अलग प्रोफेसर को देते हैं, वो अपने ढंग से जो समझ में आया भरते हैं। हमको दोनों में अलग अलग दिखता है तो लगता है कि फेक डेटा मिसमैच मिलता है। हाँ। तो हमने कहा कि साल में एक ही बार एक ही टाइम में डेटा देना है। ओके। फिर नेचुरली वो पूरा अपनी ताकत लगाएंगे, उसको एक्सेल शीट को डाउनलोड करेंगे, भरेंगे, 4 लोग बैठ के ये सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं देखेंगे। आज वो कई जगह में डेलिबरेटली भी करते होंगे, फेक डेटा देते होंगे, लेकिन बहुत जगह में वो अलग अलग लोगों की अलग अलग समझ के वजह से अलग अलग डेटा आता है। अब जब एक ही बार देना है तो वो सारी कमिटी टीम एक साथ बैठ के उसको चेक करेगी, डबल चेक करेगी। तो नेचुरली कॉलेज की तरफ से डेलिबरेट गलत डेटा दिया तो गलत है, लेकिन कोई ऐसा कंफ्यूजन के वजह से जो डेटा गलत आ रहा था वो बंद हो जाएगा। ओके। पहला एडवांटेज ये है। ओके। और आपको साल में एक ही बार देना पड़ेगा तो नेचुरली आपके एफर्ट पूरे डालेंगे वहां, अच्छी तरह से डेटा इंटीग्रिटी जितनी ज्यादा अच्छी हो सकती है, खुद का भी प्रयास रहेगा। और तीसरा है, हम जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इंटीग्रिटी लेवल होने वाली है। हाँ। और हम ये जो डेटा आया है अलग अलग लोगों को क्वेश्चनर भेजेंगे, स्टेक होल्डर को, ये डेटा इसके बारे में जो है वो सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। लाइक व्हाट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर्स? ऑल स्टेक होल्डर, स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, आसपास के इंडस्ट्री है, सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी लगे ये कॉलेज ये क्लेम कर रहा है। काइंड ऑफ टेकिंग देयर फीडबैक्स फ्रॉम दीज ऑल। देन व्हेन वी गेट दिस फीडबैक, if it is close to what college has claimed, that means college is giving valid truthful data। तो किसी एक आध पैरामीटर में गलत भी है तो शायद हो सकता है लोगों को पता नहीं होगा, कॉलेज तो ठीक है। हाँ। और आप जो बोल रहे थे लोग तो ये करेंगे, आप जो थोड़ा बोल रहे थे ना सोशल मीडिया के बारे में। हाँ। तो यदि आप इस कॉलेज के खिलाफ हो किसी भी कारण से, आपको भी आया ये, आपने गलत बोला, लेकिन बाकी सब लोग तो सही बोल रहे हैं। हाँ। तो मतलब आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसके वजह से आप उसको खिलाफ, हाँ, तो आपका स्कोर हम कम करते जाएंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी कम करते जाएंगे। शुरुआत में तो हम 0 to 1 स्केल में सबको 0.5 रखेंगे, कॉलेज को भी, इंडिविजुअल्स को भी। जो अच्छा डेटा प्रोवाइड कर रहा है कंटिन्यूअसली, उसका धीरे धीरे 0.51, 5, 5, 6, 0.7 बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स दैट डेटा सप्लाइड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इज हाईली रिलायबल। जिसका हमेशा गड़बड़ हो रहा है उसका धीरे धीरे नीचे जाएगा, उसको हटा ही देंगे स्टेक होल्डर से ही। ओके। तो हमको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वेरी सॉलिड जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डेटा प्रोफाइल आएगा इंस्टीट्यूट का, उसकी रिलायबिलिटी अच्छी है तो उससे क्रेडिबल डेटा रहेगा, नॉन क्रेडिबल डेटा रिजेक्ट होते जाएगा। ओके। और अपने आप होगा। तो इससे आप जो बोल रहे हैं कि कौन टेस्ट करेगा, हमको तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर देयर स्टेक होल्डर्स, इनसे हमको फीडबैक मिलेगा। और कोई ऐसा जो म्यूजिक प्रोग्राम होता है जी टीवी में, वहाँ वोट करो, वोट डालो, तो वोट डालो रियलिटी शोज में, रियलिटी शोज वो अपना पहचान ज्यादा है उसको 1000 मेल और करके डाल देते हैं। ये ऐसा नहीं है। okay. ये किसी को भी डालने के लिए अलाउड नहीं है। हम बैंड वैगन जैसा ना हो सर, हम रैंडमली चूज किए हुए लोगों को दे रहे हैं, तो नेचुरली उससे जो आएगा रैंडम सैम्पलिंग जैसा वैसे आएगा। तो नेचुरली इट इज ए रियलिटी। 1% कहीं गलती हो सकती है, लेकिन ऐसे गलत लोगों को हम पहचान भी सकते हैं उसमें से। ओके। तो सर उस पर जस्ट एक ये उसी से जब आपने ये चीज़ बताई, बस मैं आखिरी ये बात पूछ लेना चाहता हूँ कि जो रिलीज थी उसमें बहुत ज़्यादा लिखा नहीं था। सो वुड देयर बी अ डिटेल्ड रेगुलेशन ऑन वन नेशन और डिटेल्ड इंक्लोजर ऑन वन नेशन वन डेटा, प्रॉपर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट वुड बी देयर? It will come now. It's naturally when the whole platform is ready, till people when will be asked to submit only in one time. So till when we can It will come in few months time. Few months. We are already work in progress. So can we expect by mid July or because सेशन शुरू हो जाएंगे सर, फिर बात ये है। नहीं, नेक्स्ट ईयर, इस साल का तो सब ऑलरेडी भर दिए है ना, तो अप्रूवल के लिए AICTE के लिए भर दिया है, आर्किटेक्चर का भर दिया है। तो अगला जब होगा और तब तक हमारा बाइनरी एक्रेडिटेशन, लेवल एक्रेडिट सब आएगा, उस टाइम तक ये तैयार होगा तो एक ही जगह से डेटा मिलेगा। तो इस साल के अंत तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? एकदम।
कि वन नेशन वन डेटा पे भी एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट, एक इनक्लोजर, एक Enclosure सर्कुलर नहीं है, वो फॉर्म ही रहेगा, हाँ। क्या भरना है वही रहेगा। हाँ। तो हो गया उसमें, और एक कोई फॉर्मेट एग्रीमेंट नहीं है। वो एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको जो मिलेगा ना, हाँ। उसी से आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ठीक है। थैंक्स अ लॉट सर, एंड सर सो thanks a lot to Education Post, and Education Post sir thanks you a lot कि you took out time and to take बहुत all हो गया, yes लंबा sir, समय। yes sir, so in the kind of proper detailed way in every on all the questions, and thank you once again Yeah, to thank all you, the viewers thank and you, readers. thank you, thank you।